अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, और क्यों ना मुस्कुराएं क्योंकि आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। हंसते मुस्कुराते आज हमको प्रोग्राम का आगाज करना ही था। कल थोड़ी सी टेंशन थी, न जाने बड़े केस का कैसा फैसला आएगा, लेकिन वो तो वैसे ही आया जैसा हमने सोचा, क्योंकि हम हक पर थे। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानियों का दुश्मन, रॉक का एजेंट कुलभूषण। इसका केस आलमी अदालत इंसाफ तक पहुंचा और फिर बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। भारतीय जो कुछ कह रहे थे उस बात को रद्द कर दिया गया। बरियत की दरखास्त की गई थी भारत की जानिब से, इसे मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान को सजाए मौत पर नजर सानी करने की हिदायत भी की गई है। अब ऐसे में जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ है वो भी हम आपको बता देते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी अदालत का फैसला था, इस पर अमल दरामद होगा। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इसे पाकिस्तान की जीत करार दिया और उन्होंने बहुत कुछ याद भी दिला दिया। उन्होंने कहा कि आज हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है। कुलभूषण तो भारत का हाजिर सर्विस अफसर था, इसको माना भी गया है। पाकिस्तान ये भारतीय पासपोर्ट वाली जो बात थी वो भी जो है ना वो तस्लीम कर ली गई है। और एक चीज़ जो उन्होंने याद दिलाई ना वो बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि भैया ये भी 27 फरवरी ही की तरह से हुआ है। और किरण यहाँ पे एक जुमला मैं ज़रूर ऐड कर देता हूँ कि जितना उनका मीडिया शोर मचा रहा था तो वहाँ पर पाकिस्तानी ज़ाहिर एनालिस्ट भी उनके शो में थे। बड़ा खूबसूरत जुमला था जो कहा गया था कि रिलैक्स, ही इज़ नॉट कमिंग बैक होम। आप रिलैक्स कर लें, आप रिलैक्स कर लें। जितनी आपको तशवीश, जितनी तकलीफ है उसका इलाज खुद कर ले। हम ना हमारे पास ना सिर्फ आलमी पैमाने पर ही नहीं, आलमी मंजरनामे पर नहीं अच्छी खबरें आ रही, सिर्फ हमारा अपना आज भी तब्दील होता जा रहा है और इससे उम्मीद बनती है कि हमारा आने वाला कल बहुत प्यारा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के बाद कबायली इलाका जात में पहली बार सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं। ये 20 जुलाई को होने जा रहे हैं और यहाँ बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। पहली बार कबायली इलाकों को सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी मिल जाएगी और इसके बाद वो कानून साजी कर सकेंगे, उसका हिस्सा बन सकेंगे। अपने इलाकों में काम करने का उन्हें भरपूर मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। और एक और जो बहुत तारीख़ी पहलू है, जो इसका ज़बरदस्त पहलू है, वो ये कि कबायली ख़वातीन भी पहली बार ऐवान में आएंगी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। अब जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। मौसम दिलनशी होता है, मौसम ख़तरनाक भी हो जाता है। कुछ ऐसी ख़बरें कुछ हमारे पास अपर एरिया से आ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले जो 3 दिन है ना, इसमें दर्जा हरारत में 4 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। दर्जा हरारत बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स और भी तेज़ी से पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो फिर बर्फानी झीलें फटेंगी, ऐसा खदशा है। महकमा मौसमियात ने 19 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद तूफ़ानी बारिशों की पेश गोई पहले ही कर रखी है, मैं आपको ये याद दिला दूं। और इसी सब के बायस तो बरसाती नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। ये हो सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर ख़तरा है वहाँ पर हुस्न की अदाएँ भी हैं, मौसम अच्छा भी है, वो भले मुँह देखेगा। मैं कराची की बात कर रही हूँ। कराची का मौसम अच्छा, और अल्लाह करे कराची का मौसम अच्छा रहे। वैसे जब हम अपर एरियाज देखते हैं, जैसा किरण आप तस्करी, ग्लेशियर्स फटना या ग्लेशियर्स पिघलना और झीलों का फटना या झीलों का भर जाना, ज़रा भरना ये तो अच्छी खबर है, लेकिन अगर ओवरफ्लो कर लें झीलें या डैम्स तो अभी करंटली सिचुएशन ऐसी नहीं है, बट हो सकती है, ऐसा खतरा है, तो वो एक तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। बट एनीवेज कराची का मौसम अच्छा है, हवाएं अच्छी चल रही हैं। रात कुछ देर हवा रुक गई थी, सांस भी ऐसे लगा जैसे रुक सा गया है, लेकिन हवाएं चलती रहेंगी तो सांस बहाल रहेगा। बढ़ते आगे, नया दिन आज किन हिस्सों पर मुश्तमिल और कौन से ऐसे मेहमान हैं जिनसे हम कराएंगे आपकी मुलाकात, जानिए नया दिन की टॉप स्टोरीज में। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। वाशिंगटन डीसी में स्टेडियम बुक करा लिया गया। वज़ीर आज़म की किफ़ायत शारी मुहिम सफ़ीर के घर में क़याम करेंगे। इलेक्शन से पहले नारे लगे, पानी के लिए मंसूबों के वादे हुए, लेकिन इलेक्शन गुजरते ही सब हवा हो गया। समंदर किनारे प्यासा कराची आज भी डिसैलिनेशन प्लांट का मुंतजर। वफाकी हुकूमत शहर के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाई, करेंगे बात कुछ देर बाद। कराची के पहाड़ पर बसते मकीन बूंद बूंद को तरसने लगे। पानी के हुसूल के लिए कोशिशें तेज, गली में दर्जनों मोटरें लगा लीं। पानी खरीद कर घरों में इस्तेमाल करने पर मजबूर।
महंगाई महंगाई महंगाई, क्या वाकई आ गई है इतनी महंगाई? कपड़ों से लेकर अशाए ज़रूरिया की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? शहर शहर की मार्केट्स की क्या है सूरत हाल? जानिए नया दिन में। गैर जरूरी तशहीरी मैसेजेस और कॉल से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इन मैसेजेस और कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए एक नंबर जारी कर दिया। नौज़ायदा बच्चों की बड़ी तादाद वैक्सीन से महरूम हो सकती है। खतरनाक बीमारी में मुब्तला होने के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इदारों ने खबरदार कर दिया। मुल्क में लाखों बच्चे कई बरस स्कूल जाने के बावजूद कुछ सीख नहीं पा रहे, कुछ पढ़ नहीं पा रहे। विल्सन सेंटर के एशिया प्रोग्राम की रिपोर्ट में इंकशाफ बताया गया कि 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल की तालीम से महरूम हैं। कराची के बच्चे रोबोट बनाने के माहिर। निजी स्कूल में बच्चों को रोबोट बनाने की तरबियत दी जाने लगी। बच्चे कैसे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, बताएंगे आपको इसी शो में। हौसले बुलंद हों तो मुश्किलात भी राह में रुकावट नहीं बन सकती। रावलपिंडी का बाहिम्मत क्रिकेटर अल्ताफ अहमद सबके लिए मिसाल। 12 साल पहले डाकुओं की फायरिंग से टांग जाया हो गई, मगर क्रिकेट खेलने और सिखाने का सफर आज भी जारी। पाकिस्तानी अदाकारा गुलकारा कोमल रिजवी ने अपना मेकअप ब्रांड ट्रूली कोमल लॉन्च करवा दिया। ये ब्रांड दीगर इंपोर्टेड मेकअप ब्रांड से कितना सस्ता और मुफीद है, जानिए कोमल रिजवी से। तो जनाब, अब हम ज़रा आपको जल्दी जल्दी से कुछ खबरें देते हैं। ये हमारी जो ज़मीन है ये हमारे रहने के लिए बड़ी आसान है। अल्लाह ने इसको इतना अच्छा ही तख्लीक किया है, लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम किसी दूसरे सैयारे पे जाके बसें, ये बड़ा मुश्किल होगा। मरीख को ही देख लीजिए, ये जगह इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल नहीं बनी, ऐसा लगता है। यहाँ सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं हैं जो कि बराह रास्त आ जाती हैं। रात में सतह गैर मामूली तौर पर सर्द भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कहा है कि हल्के फुल्के सिलिका एरोजेल की एक परत बिछाने से मरीख को बहुत हद तक रहने के काबिल बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर है जी। एरोजेल मरीख की सतह को गर्म करेंगे और इसकी चादर अल्ट्रावायलेट शुआओं को रोकेगी, लेकिन आम रोशनी को अंदर आने देगी। ये बड़ी बात है। इस तरह पानी को माया हालत में बरकरार रखना मुमकिन हो पाएगा और पौधों की जो अफजाइश है इसका अमल भी शुरू हो सकेगा। माहिरीन ने कहा है अगरचे इंसानों के लिए पूरा मरीख तो तब्दील नहीं किया जा सकता, हाँ सिलिका एरोजेल से बाज़ इलाके ज़रूर रहने के काबिल बनाए जा सकते हैं। मरीख आज मुकम्मल तौर पर खुश्क है और अब ये एक ऐसा सैयारा बन चुका है ना, लेकिन शायद इसके बर्फीले कुतबैन पर अब भी मुंजमद पानी मौजूद हो सकता है। इतनी रिसर्च मरीख पे कर रहे हैं। जो हमारी ज़मीन है जो इस काबिल है कि जहाँ पर इंसान बसते हैं, जहाँ पे बहुत सी मखलूक बसती है, उसकी बेहतरी के लिए कोशिशें कर लें। मरीख जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ जाके क्या करना है? वो एक लेयर क्रिएट करनी है, वो जो भी करना है लीव इट यार। पाकिस्तान की बात, आई मीन अर्थ की बात करते हैं। अर्थ की बात करते हैं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैं सऊदीया की बात कर लेती हूँ। सऊदी अरब की शाह अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ माहिरीन की एक टीम ने ऐसे मुनफरद सोलर पैनल को तैयार किया है जो न सिर्फ धूप से बिजली बनाते हैं बल्कि रोशनी के साथ मौजूद हरारत इस्तेमाल करते हुए नमकीन समुद्री पानी को साफ भी कर सकते हैं। ये चाहिए पाकिस्तान, ये आएगा ना पाकिस्तान, यहाँ पे लगाओ समंदर में धड़ाधड़ बिजली भी बनेगी और साथ साथ पानी भी साफ होगा। क्योंकि 2 बड़े मसले हैं कराची शहर के। वैसे तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में ही ये मसले हैं, लेकिन कराची में ये मसला ज़रा बड़ा है। और स्पेसिफिकली आज हम कराची में जो पानी का मसला है उसका मुकदमा लड़ेंगे, क्योंकि दावे वादे होते आए हैं, हर सियासी जमात ने किए हैं, लेकिन वो सियासी जमात जो कि इस वक्त वफाक में है, दावे तो वहाँ से भी किए गए थे। स्पेसिफिकली सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी किए थे, तो वो उन दावों का क्या वो बात करेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली इन सोलर पैनल से मुतालिक आपको बताएं कि माहिरीन की तख्लीक करदा टेक्नोलॉजी में
सबसे ऊपर सोलर पैनल होता है और धूप से ज़्यादा बिजली तो बनेगी, लेकिन गर्मी जज्ब करके जो पैनल जो नीचे कंप्रेसर ठंडा रखने से होता है कि जो पानी है वो एवेपोरेट होता है, वो साफ पानी तो पीने में इस्तेमाल। यानी बस बढ़ते आगे क्विकली अगली खबर की तरफ और तस्वीर कहानी रखते हैं सामने। कहानी क्या है तस्वीर जनाब? ये लाहौर में मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, लेकिन जो आज तस्वीर है हमारे पास, इसकी कहानी भी अलग है। दिहाड़ीदार तबका, इसके मसाइल क्या है, कितनी मुश्किल है, कितनी दिक्कत है और इनको निकलना है। पेरिस डूब गया, सिर्फ पानी ही नहीं, खोखले नारों और दावों में। जी हाँ, पाकिस्तान का पेरिस लाहौर जो गुज़िश्ता बारिश के बायस ऐसा डूबा कि दिहाड़ीदार तबके का रोजगार भी डूब गया। ये तस्वीर भी ऐसे ही गरीबों की दास्तान बयान कर रही है, जिन्हें निकासी आब का बेहतर निज़ाम ना होने के बायस बारिश के बाद जमा पानी में फंसकर रोजगार में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर सवाल कर रही है उन नुमाइंदों से जो लाहौर को पेरिस बनाने के दावे करते हैं कि क्या ऐसा होता है पेरिस। लेकिन जब यही तस्वीर हम रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, कहेंगे तो माजी की हुकूमतों ने क्या, अगर माजी की हुकूमतों से सवाल करेंगे तो कहेंगे कि जो इस वक्त हाल में है आप उनसे सवाल कीजिए। तो खैर सवाल हम किससे करें? पिस्ता सिर्फ पाकिस्तानी है और परेशान सिर्फ एक पाकिस्तानी होता है, वो सियासी माहौल से हो, वो मईशत से हो, वो क्राइम से हो, वो एजुकेशन के इशू से हो या हेल्थ प्रॉब्लम से। और यहाँ इस मामले में कोई तब्दीली आ नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर तो हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं ज़रा आज मजमूई तौर पर सबका जायजा लें। मुसलसल हम खबरें सुन रहे हैं एहतसाब से मुताल्लिक, अहम रहनुमाओं की तकरीरियाँ, तबादले, तब्दीलियाँ, पेशियाँ, ये सब आपके सामने रखते हैं क्योंकि सियासी हलचल तो यही है। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ साहब का जो ख़ानदान है, इसकी 32 मनकूला और गैर मनकूला जायदादें मुंजमद करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को ख़त लिख दिया है। 14 कंपनीज मुंजमद करने के लिए SECP को खत इरसाल किया गया, चिट्ठी लिखी गई। उधर LNG केस में चौथा बुलावा आया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को नेब ने बुलाया। 8 नई इंक्वायरीज होंगी, 2 तहकीकात की मंजूरी अलग दी गई थी। लियाकत जतोई और गुलाम हैदर जमाली के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। और यही नहीं, चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का जो मामला है ना, ये भी शुएब बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। बड़ी अच्छी पेशकश की गई है किरण ऑपोजिशन को हुकूमत की तरफ से कि आप सादिक संजरानी से मुतालिक जो तहरीक है उस वापस ले लें। तो हम ये करेंगे कि डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला से मुतालिक जो हमने तहरीक पेश की है, हम उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। इस पर खैर सोचा भी जा रहा है। राजा ज़फ़रुल हक ने कुछ वक्त मांगा, ज़रा मुशावरत कर लो, और इसीलिए अपोजिशन जमातों का इजलास भी बुला लिया है। साथ ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी टीम ने नून लीग के मजीद 10 MPs को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात पर राज़ी कर लिया है। और ये मुलाकात अगले माह होगी और इन तमाम MPs का ताल्लुक वस्ती पंजाब से है। और हमने पहले भी देखा था कि मुलाकातें हुई थी और अब ये एक नई एपिसोड लग रही है, जिस पर देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन अंबर शमसी ने। अंबर, थैंक यू सो वेरी मच, गुड मॉर्निंग। अंबर, कुलभूषण यादव केस से मुतालिक मैं पहले आपका कमेंट चाहूँगा। इसमें हम देखते हैं कि आधा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़, इसको तक़वियत मिली, पाकिस्तान को कामयाबी मिली, और ऐसे वक्त इस टाइम ये फैसला आना पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है, डोमेस्टिक इम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी? ये तो वाज़ेह हो गया है कि आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि अगर हम देखें जो भारत का एक बुनियादी जो मुतालबात थे, जिसमें यह था कि फ़ौजी अदालत की सज़ा को कलअदम करार दिया जाए, बरी किया जाए और कुलभूषण जाधव को मुंतकिल किया जाए भारत को, वो तो रद्द कर दिया है आलमी अदालत इंसाफ ने। रही बात कॉन्सुलर एक्सेस की, तो ये एक ऐसी बात है जो पाकिस्तान को शायद उस वक्त ड्यू प्रोसेस के तहत करनी चाहिए थी, नहीं कि वो उसकी भी वजूहात अलग है, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक मामूली बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि कुलभूषण जाधव भारतीय जासूस पाकिस्तान की कस्टडी में अभी भी है। अब ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि नजर सानी की अपील जो थी आलमी अदालत इंसाफ के पास जाने से पहले, भारत की जाने से पहले, कुलभूषण जाधव के
वकील फाइल कर रहे थे। तो ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। सज़ाए मौत जो है वो फ़िलहाल उस पर मुअत्तल रहेगी, और ये तो जो ड्यू प्रोसेस है जो पाकिस्तान के कवानीन कहते हैं वही होता है। इसमें एक और बड़ी बात मेरे ख्याल में जो याद रखने की ये है कि आलमी अदालत इंसाफ ने यह कहा है कि जो नज़रसानी होगी पूरे समात की मुकदमे की, वो पाकिस्तान के कवानीन के तहत ही होगी। तो ये भी मैं समझती हूँ पाकिस्तान की जीत। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, वज़ीर आज़म ने तकरीर की, जारहाना तकरीर की, बड़ी दो टोक बात उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, टैक्स कलेक्शन है या फिर एहतसाब का मामला है, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे, और उन्होंने कहा है कि अगर वो इस सब से पीछे हटे तो ये गद्दारी होगी। आप उनकी इस अज़्म के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में बताइए हमें, आप क्या कहती हैं इस पर? इसमें यही साफ जाहिर होता है कि एक वज़ीर आज़म इमरान खान पर एक तरह से दबाव भी है, और वो अपोजिशन का दबाव है, चाहे वो तहरीक की धमकी हो, चाहे सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद हो, चाहे पार्लियामेंट में जो शोर मचता रहता है या बातें होती रहती हैं, टॉक शोज़ पर जो बातें होती रहती हैं, तो एक वो दबाव है। दूसरी जानिब ये भी हमें याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर किसी ने वोट दिया है इमरान खान को, वो करप्शन के नारे पे दिया है, वो एहतसाब के नारे पे दिया है। तो इन दोनों को मद्देनज़र रखा जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना ये मेरे ख्याल में कोई हैरानगी की बात नहीं है, और जारहाना अंदाज़ भी उनका हमेशा इस मामले पर भी रहेगा। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ भी हमें याद रखने की बात है कि इस वक्त जो मुश्किलात का सामना है बजट के पास होने के बाद, ख़ास तौर पर महंगाई पर जब बात होती है, और जो ऑपोजिशन की जानिब से उनकी अहलियत पे सवालात उठते रहते हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान अगर इस पॉइंट को लेकर जारहाना अंदाज करेंगे तो ये उनके ही फायदे में होगा। सही। और अंबर, आपने खुद भी महंगाई का तज़किरा भी किया, और महंगाई से मुतालिक ज़ाहिर है ऑपोजिशन को मौका भी मिलता है बात करने का, और महंगाई से मुतालिक हम रोज़ देखते हैं शहर शहर सूरत हाल क्या है, हम इसकी बात करते हैं। अवाम क्या एक्सपेक्ट करें? कोई रिलीफ मिल सकता है? कोई ऐसी उम्मीद बाकी है? क्योंकि जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उससे लगता ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई में तो इजाफा हो रहा है, बल्कि अभी स्टेट बैंक के गवर्नर ने जब स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया था तो ये भी कहा था कि अंदाज़ा नहीं थी कि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी। अगर 9% थी कोई 2 माह पे कबल, तो अब डबल डिजिट्स में चली गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 11 से 15% तक हो जाएगी। हर चीज़ अगर आप देखा जाए उस पर या तो टैक्स लगा हुआ है या इजाफा किया गया है, चाहे आप बिजली की कीमत की बात करें, चाहे गैस की कीमत की बात करें, निर्खों की शरह की बात करें, यहाँ तक कि रोटी भी अब 10 से 15 रुपए की हो गई है। अब ये बताया जाता है कि इस पर टैक्स की वजह नहीं है, लेकिन जो नान बाई हैं उनका तो मौका बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप पेट्रोल या डीजल में की महंगा हो जाएगा, अगर गैस और बिजली महंगी हो जाएगी, ज़ाहिर सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो ये मजबूरी है। रिलीफ अगर आप कहेंगे कहीं से नजर आ रही है तो इस वक्त तो फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है कि रिलीफ, हुकूमत इस पोजीशन में है कि रिलीफ दे सके। अच्छा अंबर, चूंकि आज हम ना कराची के पानी का मुकदमा भी लड़ने जा रहे हैं ना, तो मुझे ना इस बारे में आपका कमेंट चाहिए। इससे पहले ना सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन के दौरान कराची को पानी दो, कराची को साफ पानी दो, इसका नारा लगाते रहे। अब ऐसा लगता है इलेक्शन गए तो ये बात भी भूल गए, कुछ इस तरह का रहा मामला। बताएंगे आप हमें इस बारे में, आप क्या सोचती हैं? इलेक्शन से पहले आरिफ अलवी को ये नहीं पता था कि वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, तो ये तो मेरे ख्याल में इसी में जवाब मिल गया। जवाब इसलिए मिला है क्योंकि अगर वो कराची के हल्के की नुमाइंदगी कर रहे होते किसी तरह से, चाहे वजीर होते, चाहे कौमी असेंबली में होते, तो फिर ज़्यादा बात बनती। अब बतौर सदर आरिफ अलवी साहब एक तरह से एक अलामत ही होते ना सदर, उनके पास क्या इख्तियारात होते हैं, वो कुछ दस्तखत करते हैं, इनाग्रेशन करते हैं, और भी उन्होंने कई वादे किए थे, ख़वातीन के हुकूक के हवाले से किए थे, ख़वातीन के डाइवोर्स के राइट्स के हवाले से किए थे। तो वादे इलेक्शन से कबल करना तो आसान होता है, जब आप हुकूमत में आते हैं और फिर डिपेंड करता है, इस पर इंसार होता है कि आप किस ओहदे पर फायज हैं, आप किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कहाँ से कौन सी आपकी तरजीह है। तो ऐसे ही नज़र आता है कि आरिफ अलवी साहब इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में हैं, लेकिन उनके पास इख्तियारात तो नहीं है जो वो अपने वादे पूरे कर सकें। चलिए, ये एक और मामला हो गया जिसमें इनका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। कोशिश करते हैं आज इस बारे में जाने। अच्छा, एक और बात भी है ना, LNG स्कैंडल, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नैब रावलपिंडी तलब किया गया है ना, होने क्या जा रहा है, खबरें क्या है?
अब मैं कयास सारी राय तो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कह सकती कि गिरफ्तारी होगी नहीं होगी। बार बार शेख रशीद साहब कहते हैं कि जो ज़्यादा अपोजिशन के जो लोग हैं, जो ज़्यादा बढ़ बढ़ के बोलते हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ मुतवक्को हैं। 90 दिन में हमें मज़ीद देखेंगे। जो चीख रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर उनकी बात साबित होती है, और क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी बहुत पेश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो केस है वो हर जगह पेश कर रहे होते हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये अफसोसनाक बात होगी कि शेख रशीद की बात पूरी हुई, क्योंकि फिर यही तासुर फैलेगा कि ये सियासी इंतकाम है और उन लोगों के खिलाफ ही हो रहा है जो ज़्यादा बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं। इसलिए मैं कयास आराई तो नहीं करूँगी शेख रशीद की तरह के वो गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कर लें गिरफ्तार, अगर गिरफ्तार कर भी लेंगे तो मैं जमानत। बहुत शुक्रिया अंबर, आप साथ मौजूद थी और जो सियासी मामलात हैं उस पर अपना कमेंट दे रही थी। और जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत की तरफ से बार बार अपील की जाती है, बार बार तंबीह की जाती है और बार बार बात की जाती है टैक्स रिटर्न्स फाइल करने से मुताल्लिक, लेकिन फिर भी लगता यह है कि अवाम इसको संजीदगी से देखते नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको आज दिखाएं, समझाएं, बताएं कि एक टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला शख्स और एक टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाला शख्स, क्या फ़र्क है दोनों में और क्या फ़ायदा और क्या नुकसान पहुंचता है अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या कि आप नहीं करते। रिपोर्ट देखिए। टैक्स फाइल ना करने का सबसे बड़ा नुकसान, आप हुकूमत की नज़र में चोर और नादहिंदा। ऐसे अफराद के लिए वीज़े का हुसूल मुश्किल है। बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाने पर 600 रुपए कटवाना पड़ेंगे। बैरून मुल्क से अपने या इदारे के लिए कोई चीज़, मशीन, गाड़ी, एम्बुलेंस मंगवाना भी आसान नहीं होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त भी मुश्किल रहेगी। और अब बात हो जाए फाइलर्स की, तो ये हुकूमत की नज़र में चोर और नादहिंदा नहीं है। फाइलर को टैक्स में काफ़ी जगह छूट भी है। बैंक से 1 लाख रुपए कैश निकलवाने पर 600 के बजाय 300 रुपए की कटौती होगी। फाइलर के लिए वीज़ा प्रोसेस और बैरून मुल्क से चीज़ें मंगवाना भी आसान है। टैक्स फाइलर गाड़ी, घर, असलहा और कारोबार बआसानी रजिस्टर्ड करा सकता है। तो टैक्स फाइलर बने ताकि आपका और मुल्क का दोनों का फायदा। तो आपने देखा कि अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आप घाटे में रहेंगे, और अगर आप फाइलर होंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में सहूलत आएगी और फिर आपको वो वाली परेशानियां नहीं होंगी कि जो नॉन फाइलर्स को हुआ करती हैं। नॉन फाइलर पानी पी सकता है, बिल्कुल पी सकता है, सांस ले सकता है, शादी कर सकता है, तो दोनों लोगों को। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? क्या मसला है फिर? नहीं, फिर भी बहुत मसला है। देखें ना, ज़्यादा कटिंग हो रही है, हर जगह मसाइल हो रहे हैं और टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, सिर्फ फाइल करना है। तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी भाई? कर लें। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। और मुझे लगा वो वाली बात भी कर देंगे ना, क्या फाइलर नॉन फाइलर शादी कर सकता है या नहीं? ये बड़े मजे का कमेंट कुछ दिन पहले मैंने देखा था, तो दिलचस्प जुमले भी आ जाते हैं। एनीवेज एक अहम कहना चाहिए इसको कि मीटिंग से इंतहाई अहम, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात तो होनी है, लेकिन उससे पहले अमेरिका में ही मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी, इनसे इमरान खान साहब ने खिताब भी करना है और ये बड़ा अहम है। बताया ये भी जा रहा है कि जो 20,000 अफराद की गुंजाइश वाला स्टेडियम है। सॉरी किरण, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत सारे लोगों से खिताब करना है और ये वॉइस, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। ये जो 20,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम है, इसका खर्चा कौन उठा रहा है? मैं अगर ये वाला सवाल आपको इसका जवाब मैं ना दूं, वो तो दे नहीं रहे, जिनको देना मैं दे दूं ना। मैंने कहा पूछ लूं ना। और मैं तो ये भी सोच रहा, उन्होंने कहा मैं सफीर घर रहूंगा, मैंने कहा पूछ लूं सफीर ने इनवाइट किया या खुद डिसाइड किया आपने कि आप जाके रहेंगे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान का केस प्लीड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वो, और हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं, यही तवक्को करते हैं। तो अब जैसे कि आप बता रहे थे ना कि जहां उनको खिताब करना है, यहाँ पर 20,000 अफराद की गुंजाइश है। और ये भी देख लीजिए आप कि वज़ीर आज़म दौरा अमेरिका में किफ़ायत शहरी का पूरा ख्याल करेंगे और पाकिस्तानी सफारत खाने में रिहाइश इख्तियार करेंगे, ये भी आपने बताया था। अब सारी बातें मैं और आप करें? नहीं, ये सारी बातें हम नहीं करेंगे ना, अब्बास शबीर से बात करते हैं। जी शुक्रिया। तो अब्बास शबीर, जरा हमें इसकी तफसील तो बताइए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाशिंगटन DC में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की रिहाइश गाह, जहाँ पर हम इमरान खान अपने दौरा अमेरिका के दौरान रिहाइश इख्तियार करेंगे। ये पहला मौका है कि कोई भी वज़ीर आज़म एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की जो रिहाइश गाह है वहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार करेगा। इससे पहले जितने वज़राए आज़म भी अमेरिका का दौरा करते रहे, या तो 5 स्टार होटल में रहे या 7 स्टार होटल लग्जरियस टूर्स को प्रेफर करते रहे।
एक तो कम वक्त के साथ इमरान खान दौरा अमेरिका के लिए आइंदा 2 दिनों में पाकिस्तान से रवाना होंगे। इसके साथ साथ किफ़ायतवारी सादगी जो कि इमरान खान का नारा है, वो दौरा अमेरिका में हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने किसी होटल को प्रेफर नहीं किया, बल्कि प्रेफर किया 5 से 6 कमरों के बेडरूम वाला मकान, जहां पर एम्बेसडर रिहाइश पजीर हैं। 3 मंजिला इमारत है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है और यही वो मकाम है जहां पर वज़ीर इमरान खान मुकीम होंगे। साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस अहम दौरे के दौरान जहां पर इमरान खान वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट में अहम मुलाकातें करेंगे, इस रेजिडेंस पर भी कांग्रेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करते हैं, वो इसी रिहाइशगाह पर इमरान खान उनसे भी मुलाकात करेंगे। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की रिहाइशगाह है जो कि 6 कमरों पर मुहित है, जहां पर इमरान खान सादगी और किफ़ायतवारी की नई मिसाइल काम करते हुए अपने दौरा अमेरिका के दौरान इसी रिहाइशगाह पर अपना दौरा जो है यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करेंगे। साथ साथ अगर सिक्योरिटी के हवाले से बताया जाए तो ये जो इलाका है ये पोश इलाका है। सीक्रेट सर्विस जो कि स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसके हैंड ओवर होगा ये पूरा इलाका। ये हमें बताया गया है कि यहाँ से लेकर इस गली के इस कोने से आखिरी स्ट्रीट के कोने तक एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। तज़ीनो आराइश यानी क्लीनिंग का काम भी इस रिहाइशगाह पर शुरू है, जहाँ पर वज़ीर आज़म रिहाइश इख्तियार करेंगे। ये दौरा पाकिस्तान के लिए एक अहम दौरा और एक मुलाकात जो कि डोनाल्ड ट्रंप से होगी, ये अहम मुलाकात तस्वर की जा रही है। लेकिन साथ साथ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि वाशिंगटन DC से समा अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा अमेरिका दौरा, जो दौरा अमेरिका है इमरान खान का, उसकी कवरेज और दौरा अमेरिका के हवाले से लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहेगा। सबसे पहले इस दौरे की अहम बात यह है कि पाकिस्तान हाउस मौजूद है जहां पर इमरान खान रिहाइश इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास सबीर, और आप हमें वहां से अपडेट करें, जिस तरह आपने भी कहा कि आप लम्हा ब लम्हा वहां से हमें अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि ये एक अहम दौरा है और स्पेसिफिकली अहम दौरे के साथ साथ जो किफ़ायतसारी मुहिम है उसकी मिसाल भी इमरान खान से वहाँ जाकर कायम करेंगे, तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन हम ज़रा वापस आते हैं पाकिस्तान, वापस आते हैं सबसे बड़े शहर कराची, और यहाँ का भी सबसे बड़ा मसला वो है पानी का मसला। लेकिन लगता है कि इसका हल निकल नहीं रहा, और शायद हल निकल ही नहीं सकता, ऐसा लगता है जो हालात हैं और शहरी इसीलिए बहुत परेशान है। शहरी पानी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, इस सब पर आज हम बात करेंगे। लेकिन ना इससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। पानी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जिस तरह बच्ची ने कहा कि बाबा कब तक आप पानी की लाइन में लगते रहेंगे। आपको याद हो कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि बच्ची ही बॉटल्स उठाकर जा रही थी पानी भरने के लिए। तो यह कहा जाता है समंदर किनारे प्यासा कराची। और ठीक 1 साल पहले जब तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया था, तो क्योंकि ज़ाहिर है जब आप इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करते हैं जो की इश्यूज़ होते हैं वो एड्रेस करने की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वोट भी आपको उस पर ही मिलना है। याद आया, ये तस्वीर आपको दोबारा हम दिखा रहे हैं। अब कहानी और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। बच्चे सवाल तो करते हैं, लेकिन अब ये देखिए बच्चे खुद जाते हैं साथ पानी भरने। बाप की ज़िंदगी तो जैसे थी कराची में थी, लेकिन अब बच्चों की ज़िंदगी भी वैसे ही हो रही है। उसी डगर पर बच्चे चल रहे हैं, जा रहे हैं और बोतलों में पानी भरना है। उन्होंने सुबह दोपहर शाम, और बचपन खो जाता है उनका। ये कई साल पुराना मसला है कराची का, और ये तस्वीर आपको आने वाले दिनों में भी ऐसे ही लगेगा, खुदा ना खास्ता, कि ये बिल्कुल पुरानी नहीं है, ये तो आज कल की या अभी कुछ देर पहले की है। मसला ये है कि 1 साल पहले कराची के शहरियों को ख्वाब दिखाया गया कि आपने बल्ले पे निशान लगाया, आपके नलके में पानी आया, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा। वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खारे पानी को मीठा करने के मंसूबे की बात, ये इश्तिहारी मुहिम का हिस्सा बनाया गया था इसको। 1 साल बीत गया जी, कराची पैकेज का ऐलान भी हो गया। डिसैलिनेशन प्लांट, उसका ख्याल, उस पर काम क्या हुआ? कराची के पानी के मसले का हल खारे पानी को इस्तेमाल करना है क्या? सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं, सूबे में जिसकी भी हुकूमत है यानी पीपल्स पार्टी, इसने भी कई बार कराची में पानी के लिए ऐलान किया। नतीजा क्या निकला हम सब के सामने है। तो हमसे वादे किए जाते रहे, हमारे सामने दावे किए जाते रहे, 10 साल पीपल्स पार्टी के हो या फिर ये 1 साल PTI का हो, हम उन वादों को याद करते हैं, रोते हैं, मगर आंसुओं से नलका, आपकी टंकी पानी की नहीं भरी जा सकती। मैं इस सिलसिले में बात करना चाहूँगी, समा के नुमाइंदा अशरफ खान हमारे साथ है। अशरफ खान, कराची में पानी नहीं है और आगे आएगा भी नहीं, लोगों को ऐसा लगता है। जी बिल्कुल
आप किरण बिल्कुल सही कह रही हैं। जो कराची का मसला है, अगर आबादी के लिहाज से बात करें तो 1 अरब गैलन यौमिया पानी की तलब है, जबकि कराची वाटर बोर्ड जो है 55 करोड़ गैलन पानी ही दे सकता है। अब जैसे कि आपने भी अपडेट किया कि हुकूमत की जानिब से जो इंतखाबी इलेक्शन था उस वक्त जब उम्मीदवार थे तो बहुत सारे ऐलानात हुए, जिसमें एक सबसे बड़ा ऐलान हुआ था कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट। ये क्या होता है, यानी जो खारा पानी होता है समुंदर का उसको मीठा करने का प्लांट होता है। इसमें 2 खसूसियात होती हैं, पानी नहीं मीठा करता है, इसके साथ बिजली भी देता है। यहाँ कराची में ये प्लांट ऐसा लगा था लेकिन वो चल नहीं पाया। उसमें यह है कि वो उसमें 90 मेगावाट बिजली भी बननी थी, क्योंकि पानी आता है उसकी सर्कुलेशन से बिजली भी बननी थी, और साथ में जो प्रोसेस होने के बाद जो समुंदर का खारा पानी था वो मीठा होना था, और वो तकरीबन 1 करोड़ लीटर से ज़्यादा यानी 1.5 करोड़ लीटर जो है यौमिया फराहम करना था, और 8 से 9 लाख अफराद को ये पानी मिलना था। अब अगर बात करें यहाँ पे कि इसकी इन्वेस्टमेंट यानी 10 एकड़ रकबे पे ये प्लांट लगना था, और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि समुद्र के पानी को मीठा करने का प्लांट बहुत महंगा है। ये 1.5 करोड़ गैलन पानी की बात करें तो वो 60 करोड़ डॉलर यानी पाकिस्तानी अभी की कीमत लें जो डॉलर 160 रुपये है, तो तकरीबन 95 अरब रुपए का ये प्लांट लगेगा। यहाँ पे बताएं कि इतना बड़ा है प्लांट, इतना महंगा प्लांट है, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट 1 साल गुजरने के बाद भी नहीं बन सकी है। और आप जो सिचुएशन देखें कि पानी आपको मतलब आप सोच है आपकी, मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये पानी है कि दुबई में भी है और दीगर ममालिक में भी ये समुंदर का पानी जो है मीठा करने का एक पूरा प्रोसेस प्लांट लगता है, बिजली भी बनती है। तमाम दुनिया में ये हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ बातें की गई, यानी कि PTI के जो अभी हमारे मौजूदा सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी अपना इंतखाबी मुहिम में ऐलान किया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने नए कैबिनेट के बाद जो है 20 अगस्त 2018 को ऐलान किया था कि कराची में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, मुख्तलिफ कंपनी से डाटा लिया जाता है। समा ने भी इन्वेस्टिगेशन की थी, और हमने भी चाइनीज़ कंपनी जो ये बनाती हैं उनको हमने मेल किया था और कहा था गवर्नमेंट कह रही है कि हम तकरीबन 20 करोड़ गैलन जो है पानी मीठा करेंगे इससे। तो वहाँ से जो मेल आई रिप्लाई हैरान कुन थी। उन्होंने कहा हमारे पास इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है, हम 1.5 करोड़ गैलन तक का ही जो प्लांट लगा सकते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स लगाने पड़ेंगे और ये बहुत ही महंगे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कराची का जो पानी का मसला है, कराची प्यासा है और समा हर वक्त इसकी आवाज़ उठाता है। जो आधी आबादी को पानी नहीं मिलता है और वो टैंकर के ज़रिए बिकता है, तो बहुत सारी माफिया इसमें मुलव्विस है। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो पानी के लिए बात करें तो पानी के लिए K4 मंसूबा था, वो भी अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। अगले 2 साल और लगेंगे, वो भी समा ने बताया था कि पहले कहा जा रहा 2019 के आखिर में, अब कहा जा रहा है 2021 में शायद मुकम्मल हो जाए। ये प्लांट की बात करें तो ये भी है कि ये बातें हुई हैं, 1 साल गुजर गया, 12 महीने। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात करें तो 11 साल गुजर गए, 11 बजट दे दिए, लेकिन डिसैलिनेशन प्लांट क्या पानी का K4 मंसूबे के लिए कुछ नहीं हो सका है। दूसरी बात करें कि वफाक की जानिब से भी कहा गया, अभी कराची पैकेज भी बजट में ऐलान हुआ है, बातें की गई हैं, लेकिन जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है कैसे ये बनेगा, कैसे आएगा, क्योंकि इसकी जो ज़मीन है वो यहाँ पे लेनी है, ये मलकियत है DHA की, और उसके साथ साथ जो सामने प्रोसेस है उसके साथ प्लांट आएगा। प्लांट ये बना बनाया होता है, यहाँ के फिक्स करना होता है, लेकिन इसके जो मेंटेनेंस है यानी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट 11 साल पीपल्स पार्टी के और जो 1 साल इनका है, 12 साल में बातें बहुत हुई, काम कुछ नहीं हुआ। तो कराची बोलो पानी के लिए, इसीलिए तो हम आवाज भी उठा रहे हैं और कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। बुशरा वसीम फ्रॉम कोरंगी हमें उन्होंने कॉल किया। बुशरा, क्या कहना चाहेंगी आप पानी के मसले से मुताल्लिक? जी, मैं पानी के मसला बयान करना चाह रही हूँ कि हमारे कॉलोनी में पानी बिल्कुल भी नहीं आता। मीटर जो आता भी है तो सीवेज में गटर का मिक्स हो जाता पानी। ये भी एक बड़ा मसला है। बुशरा, थैंक यू, आपने कॉल की। और वाकई या तो पानी आता नहीं है और कहीं पर पानी आता है तो सीवरेज मिला पानी होता है, जिसका इस्तेमाल से ज़ाहिर बीमारियां फैलती हैं। समुद्री पानी इसको साफ़ करने का इंतज़ाम नहीं हो सका, और जिस तरह अशरफ भी बता रहे थे कि बहुत से दावे, बहुत से वादे किए गए, लेकिन जिस तरह खुद हमने चाइनीज़ कंपनी से भी कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी बताया कि 1.5 करोड़ से ज़ायद का की कैपेसिटी उनकी भी प्लांट की नहीं है। अब देखते ये हम कि बूंद बूंद को तरसता ये कराची, और इसमें जब पानी के हुसूल की हम बात करते हैं, उसकी कोशिशों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं हर कोई अपनी सी कोशिश करता है किसी तरह पानी उसको मिल जाए। तो कराची का ही एक इलाका है कटी पहाड़ी, यहाँ के मकीन किस तरीके से पानी खींचने के लिए कोशिशें करते हैं। आप एक गली दिखाएंगे, वहां पे दर्जनों नहीं बल्कि कहना चाहिए किरण बहुत ज्यादा एक कॉलर हमारे साथ है, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, किस इलाके से हैं आप
और वहां पानी आता है या यहाँ भी सिर्फ इंतजार होता है? जी बताएं, आप अपने इलाके के बारे में बताना चाह रहे थे। सर यहाँ पे तो पानी है ही नहीं। हम लोगों को यहाँ का एमपी जी उस्मान अली काजी है मेरा, कराची से मेरा ताल्लुक है जी। यहाँ पे पानी है ही नहीं। यहाँ पे एमपी भी यहाँ का तहरीक इंसाफ का शाहनवाज सुदूर, यहाँ का बड़ा हल्का का जो एमएनए है वो कादर पटेल साहब है। यहाँ पे पानी का हम लोग को पानी देगा बोल के यहाँ पे पानी दे रहा भी नहीं है। पानी पूरा साल पानी हम लोग को बोल के यहाँ पे तंग कर दिया यहाँ के लोगों ने। बहुत तंग है, बहुत परेशान है। उस्मान, आप कीमाड़ी से हमें कॉल आपने की थी और वाकई पानी का मसला हर शहरी का मसला है। जिस तरह किरण में पहले बात कर रहा था कराची की कटी पहाड़ी से मुतालिक, वहाँ की एक गली, वहाँ पर दर्जनों मोटरें हैं, यूँ ले कि वहाँ से गुजरना मुश्किल है। कि एनीवेज इस रिपोर्ट पे जाने से पहले, वहाँ की बात करने से पहले, हैदराबाद से हमें कॉल आई है क्योंकि मसला तो कराची का ही नहीं पूरे सिंध का ही मसला है। और कॉलर हैदराबाद से, हैदराबाद कराची से हमारे साथ है। हैदराबाद बताइएगा, कराची में पानी नहीं है, आपका इलाका कौन सा है और वहाँ आपके मसाइल क्या है, पानी के बारे में बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस बड़े मसले पे आवाज उठाई और आप लोग हमेशा इस तरह के मामलात पे आवाज उठाते हैं। मेरा सबसे जरूरी जो एक वो है मैसेज है जो मैं खुद आपके वसाइल तुफैल से देना चाहता हूँ। जो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान है, उहदेदारान है, जो हमारे पास वोट लेने आते हैं, बेसिकली गुलशन इकबाल का इलाका और एक अच्छा इलाका है, आप लोगों के इल्म में होगा, वहाँ पे पानी का इतना शदीद मसला है कि लोग इतना महंगा पानी खरीद के वो कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इलाके के जो एमएनए है उनको चाहिए कि इसके ऊपर, बल्कि फिर मैं एरिया की बात नहीं करता, मैं पूरे कराची की बात करता हूँ कि हम तो पूरे कराची को वो करते हैं प्रेजेंट, तो कराची को पानी का जो मसला है इसका हल किया। वाकई कराची का जो पानी का मसला है वो हल किया जाए, ये हर शहरी की यही बात है। इस पर बात करेंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, इलेक्शन मुहिम में नारा लगा, एक बड़ी खूबसूरत से वीडियो भी बनाई, हमने नाज़रीन को दिखाई भी, जो उस वक्त आरिफ अलवी साहब भी उस वीडियो में है। उजागर करना मसला सब करते हैं, तमाम सियासी जमातें करती हैं सर। अब तो वफाक में भी आपकी हुकूमत है, वो सदर हैं जिन्होंने कहा था कि मैं डिसैलिनेशन प्लांट्स भी लगाऊंगा, मसला हल करूंगा। सर क्या हुआ, मसला हल नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं समझता हूँ कि पानी का मसला शदीद तरीन मसला है कराची का, और अगर आप सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसला किसी एक मसले को कहें कराची में तो वो पानी। तो अब आई दूसरी बात, जो आपके सिटिसिज्म आ रहा है उसके बारे में भी कुछ कहते हैं। देखिए, एक है इलेक्शन मैनिफेस्टो और उसके लिहाज से, और एक है पार्टी जो इक़्तिदार में आई। इन दोनों के अंदर कुछ आपको तफरीक करनी पड़ेगी। पानी एक शहर का मसला है, एक्चुअली ये एक लोकल बॉडीज़ का मसला होना चाहिए था, मेयर कराची का मसला होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनसे इख्तियार लिए हुए, और कराची वाटर सीवरेज बोर्ड जो है वो इस वक्त है जिम्मेदारी किसकी, वो है सूबाई हुकूमत की। तो आप मरकज़ को जिम्मेदार उस तरीके से नहीं ठहरा सकते। तीसरी चीज़ जो है कि 2007 के बाद से कराची में एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, और 2014 में जो मंसूबा शुरू हुआ था, आज जब उस मंसूबे को देखा जा रहा था दोबारा, तो उसके अंदर बेतहाशा डिज़ाइन फॉल्ट्स हैं, उसके अंदर बेतहाशा मुश्किलात हैं कि उस मंसूबे को रोकना पड़ गया। पिछले 1 साल से वो मंसूबा मुअत्तली में है, उसका नाम K4 है। मैंने पिछले हफ्ते पूरे लाइन के ऊपर डायरेक्टली देख के आया कि कहाँ कहाँ क्या क्या मसाइल हैं। अब कराची शहर, जिसका ये K4 मंसूबा 3 हिस्सों में था, कि पहले 260, फिर 260 मिलियन गैलन और फिर 130 मिलियन गैलन के 3 नहरें बननी थी। आज क्योंकि 2007 से हम 2020 में खड़े हैं, इस वक्त लगता ये है कि ये माजी की गलतियों का अगर कुछ ना कुछ अजाला करना है तो एक बड़ी नहर बनानी पड़ेगी जो कि 650 मिलियन गैलन की। आपने 2020 कह दिया, 2020 तक भी सवाल ना करें हम आपसे, अगले साल तक भी सवाल ना करें फिर।
सर मैंने अभी, आप सुन लें, आपकी सिनिसिज्म अपनी जगह, इफ यू वांट टू एजुकेट द पब्लिक प्लीज लिसन टू मी, जो मैं सीरियस बात कर रहा हूं। सो होल्ड ऑन टू योर कमेंट्स, आई हैव नो इशू, आपको जो कमेंट देने आप दीजिए। 2020 में भी मंसूबा नहीं आएगा। मैं तो आपसे बात कह रहा हूं कि कराची को 2 दफल शुक्राने के पढ़ने पड़ जाएंगे अगर 2023 तक भी K4 में पानी आ जाए सर। तो इसलिए सीरियस, सिचुएशन बहुत सीरियस है सर, सीरियस है कि मुझे ये आपके चैनल के जरिए आवाम को समझाने का मौका दीजिए, आवाम को समझाने का मौका दीजिए कि हम खड़े किधर हैं और इसका हल क्या है। अगर आप मुझे 2 मिनट दे देंगे तो आपकी इनायत होगी, नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये मंसूबा जी, इस नहर का जो किंजर से आ रही है, जिसकी कुल जो है वो 130 किलोमीटर, 129 है, लेकिन लोगों के याद करने के लिए 130 किलोमीटर, 2 पंपिंग स्टेशन, 3 फिल्टर प्लांट, इस मंसूबे के ऊपर अब लागत का जो तखमीना किया गया वो 250 बिलियन रुपए है। अच्छा, 250 बिलियन कहाँ से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके लिए बहुत सारी फाइनेंसिंग के तरीके हैं। वर्ल्ड बैंक से म्युनिसिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का शेयर हो सकता है, प्रोविजन। इसके लिए मैं समझता हूँ कि इतना कराची के लोगों को शोर मचाएंगे, और हम क्योंकि कराची की ओनरशिप लेते हैं, हम मचाएंगे, किसी को नहीं कह रहे, अवाम हमारे साथ खड़े होंगे। हमने अगले 6 माह के अंदर इस मंसूबे की फाइनेंशियल क्लोज, जिसे कहते हैं कि तमाम फंड्स की कमिटमेंट लेनी है, चाहे वो हुकूमत सिंध दे, चाहे वफाकी हुकूमत दे, चाहे इंटरनेशनल इदारों से जो है लोन लिया जाए। जब तक इसके पैसे नहीं आएंगे, फिजिकली ये काम करने में कम से कम जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहता है मुझे 3 से 3.5 साल आज से लगेंगे। आप 2019 जुलाई में खड़े हैं, 3 से 3.5 साल अगर फैसले 6 माह में हुए, अभी डिजाइन दोबारा होना है इस नहर का, उसके बाद उसकी BOQs बननी है, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होने हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने हैं। तो दिस इज अ वेरी टफ थिंग। कराची के मुश्किल हालात हैं, कराची को अल्टरनेट सोर्सेज देखनी है। अल्टरनेट सोर्सेज में रिसाइकलिंग ऑफ वाटर है, कंजर्वेंसी ऑफ वाटर है, ग्राउंड वाटर जहां जहां मिल रहा है उसकी फिल्ट्रेशन है। तो एज अ होल इसको, क्योंकि ये इतना शदीद मसला है कि कराची में रॉइट्स हो सकते हैं इसके ऊपर, इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, तो इसको कराची वाटर सीवरेज बोर्ड जब तक एक अच्छा मुनज़्ज़म अदारा नहीं बनेगा, इन मसाइल को एड्रेस नहीं किया जा सके। अब आपका सवाल कुछ था तो आप पूछ लें। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, देखिए एक आर्गुमेंट है और इसके ऊपर ना मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब आज दे दें। आपके ऊपर मुसलसल बहुत सारे मामलों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लोग ये तनकीद करते हैं कि इलेक्शन कैंपेन आपकी भी वैसी ही थी जैसे दूसरे लोगों की थी। आपने भी ना सिर्फ वादा किया और उसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। अब आप जब काम करने के लिए आए ना तो 1 साल हो गया सर, लोग कहते हैं कि इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ बात कर दी थी, अब इनको अंदाज़ा नहीं है, अब पहले इनको पता नहीं था, अब इन्हें अंदाज़ा हो रहा है। ये मुझे आज ना इसका आप थोड़ा सा जवाब दे दें। खास तौर पर हम पानी की बात करेंगे सर, आपको तो बहुत बेहतर पता है, इतने सारे फैक्ट्स आपके पास, इतना सारा होमवर्क आपका। अगर आज आपको कराची में बैठा हुआ शहरी ये कहे कि इनको पहले नहीं पता था, इन्होंने हमसे ऐसे वादा किया जैसे ये तो 6 महीने में हल हो जाएगा, इसका जवाब दे दें सर आप। जी, हमने वादे कराची से इसलिए किए थे कि हम ये समझते हैं कि मरकज में, सूबे में और बल्दियात में एक ही जमात की हुकूमत होगी तो कराची के मसाइल हल होंगे। हमने अपना केस पब्लिक के सामने रखा, हमें पूरे सूबे से 28 सीटें मिली हैं और जो 30 सीटें मिली हैं, और उसके लिहाज से हमें जो है हुकूमत का हक सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है। बल्दियात के अंदर पहले से मौजूद थी, अब बल्दियात के इंतखाबात होंगे तो उसमें देख लिया जाएगा क्या होता है। वो हक जो है MQM के पास है। हम मरकज में बैठे हुए हैं, हम कराची के बारे में कंसर्न है। मरकज से हमने कराची पैकेज दिया, हम अभी भी पानी के मसले के ऊपर पीछे नहीं हट रहे। और जहां तक बात है पीपल्स पार्टी का, तो सेहत का इंसाफ KPK में, पंजाब में और थर पार्कर में भी लाया गया। अगर एहसास प्रोग्राम है तो वो भी लाया गया। अगर करप्शन के खात्मे की बात की वो भी कही जा रही है। अगर ब्लैक इकोनॉमी को वाइट करने की बात हो रही है तो बेनामी स्कीम को भी खत्म करने की बात की। 1 साल के अंदर रियासत मदीना 1 साल में नहीं बनती, रियासत मदीना को भी बनने में जो थे, और ऐसी शख्सियत जो कि दुनिया के सबसे काबिल इंसान थे, उनको अपनी नबूवत के आखिरी 3 साल के पीरियड को कहते हैं कि जो रियासत मदीना को रिफ्लेक्ट करती थी, यानी सन 8 हिजरी से 10 हिजरी तक। तो आप
चाहते हैं कि 10 माह के अंदर सब कुछ हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये तवक्कुआत जो है वो जायज नहीं है। सर फिरदौस साहब, ये रास्ता तो वाकई आप लोगों ने दिखाया था, ये दावे वादे आप लोगों ने किए थे। यूं होगा फिरदौस साहब, अगर ये यूं होने की बात होती है तो यूं तो आप भी कुछ नहीं कर सकती, आप अपना प्रोग्राम नहीं कर सकती। मैंने दावा नहीं किया। फिरदौस साहब मुझे ये बताया, आपने दावा नहीं किया कभी। फिरदौस साहब, आपने खुद कहा भी कि खाना जंगी हो सकती है जो मसाइल है यहाँ पर। सर, प्रेसिडेंट की पावर कहाँ है? अगर हम डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात करते हैं, सर बहुत अमीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप फंड्स की जब मुहिम चलाते हैं तो खैर हजरात पैसे भी देते हैं कि पैसा नहीं है। तो ये भी बताइएगा, आपको तो बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि अगर कराची में पानी ना हो तो क्या होगा? शोएब साहब, जी शोएब साहब, आपने प्रेसिडेंट की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी है? नहीं है तो पढ़ ले। सर, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नो फाइनेंशियल पावर, has zero financial power. The governor of Sindh has no financial power. They are representative of the state, और वो उनका जो रोल है वो पढ़ लीजिए। जो है प्रेसिडेंट अभी भी उतने ही इंटरेस्टेड है। सर मैंने मुझे मालूम है उनके इख्तियारात का। सर मेरा सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ कराचीआइट, क्या वो आवाज भी नहीं उठा सकते? क्या वो कराची के मसाइल की बात भी नहीं कर सकते? क्या उसके लिए कोशिश भी नहीं कर सकते? या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? सर कहाँ उठाई आखिरी बार आवाज? कहाँ आखिरी बार पानी के मसले पर आरिफ अलवी साहब ने कोई बात की? प्ले किया हमने सर, देखे ना जी। सबसे बड़ी बात यह कि वो इशू उन्हीं ने प्राइम मिनिस्टर से भी रेस किया हुआ है, वो उन्हीं ने चीफ मिनिस्टर के साथ भी रेस किया। आखिरी बार कब मीटिंग हुई डिसैलिनेशन प्लांट की, मुझे ये बता दें। जी, ये मीटिंग जो है पिछले मई हुई है, उसमें क्या हुआ? ये बात हुई थी जी मीटिंग के अंदर, उसी की वजह से ये K4 के मंसूबे की रिवैल्यूएशन हो रही है। ये नेस्पाक को कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया, उसके बाद जो है उसकी रिपोर्ट फाइंडिंग इस महीने के आखिर पे आएगी, जिसके बाद ये फैसला हुआ था कि सब मिलजुल के बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे। यानी फिरदौस साहब, ये बहुत अहम मसला है, अहम मसला है फिरदौस साहब। लेकिन जो आपकी भी गुफ्तगू रही, क्या हम ये समझ लें कि अगर सेंटर में किसी की हुकूमत होगी, सूबे में किसी और जमात की हुकूमत होगी और बल्दियाती निजाम में कोई और हुकूमत होगी, तो फिर अवाम पिसेगी, हल नहीं निकलेगा, हालांकि सबके वादे दावे एक से हैं? जी, मैं ये समझता हूं कि किसी हद तक जो बात आप कह रहे हैं और मैंने भी कही कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मंजिल सबकी एक है, रास्ते मुख्तलिफ होते हैं। सर सीट एडजस्टमेंट में सब साथ बैठ जाते हैं, मसलों पे कोई साथ नहीं बैठता। तो इसके अंदर इसलिए जब जी सॉरी सर सीट एडजस्टमेंट जब होनी होती है तब तो बात मुकम्मल होने देना। फिरदौस साहब वक्त कम है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं काफी मामलात पर आपका कमेंट ले लूँ, सिर्फ इसलिए कता कलामी करता हूँ। बोलिए। मुझे असल में मैं बोल रहा हूं और आप बोलते हैं तो सवाल ही नहीं समझ में आता। माजरत चाहूंगा फिरदौस साहब, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये बात आपकी भी दोस्त, मैं वाकई इससे एग्री करता हूं कि अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों तो मसाइल होते हैं, क्योंकि हर शख्स चाहता है, हर पार्टी चाहती है क्रेडिट उसका जाए। लेकिन सर मुझे इतना सा बता दें, अगर सीट एडजस्टमेंट की बात हो या कोई ऐसा मफाद हो जिसमें सबका मफाद हो पॉलिटिकल पार्टीज का, तब तो साथ बैठ जाते हैं। लेकिन जब अवाम की बात है, अवाम का मसला है, सर फिर साथ बैठने में क्या मुश्किल है? फिर क्यों नहीं साथ बैठ जाते? वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो। अच्छा, अब आपने सवाल पूछा, मैं जवाब। देखिए, जहां तक एक शॉर्ट टर्म मेजर होता है, एक लॉन्ग टर्म मेजर होता है, डिफरेंट पार्टीज की डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं। इस सीट एडजस्टमेंट के अंदर भी बड़े मसाइल होते हैं और वो कंटिन्यूसली आते रहते हैं। आप अभी भी देख लीजिए, तहरीक इंसाफ की क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है, हम पे कितना प्रेशर रहता है। कभी एक पार्टी प्रेशर डाल रही होती है, कभी दूसरी चाहिए होती है, किसी को वजारतें चाहिए होती है, किसी को नौकरियां चाहिए होती है। तो ये आसान काम नहीं है। कहना बहुत आसान होता है कि सीट एडजस्टमेंट के बाद कोई मसला नहीं होता, वहाँ ज़ाती मफाद होते हैं। देखिए, ज़ाती मफाद नहीं होता। हर पार्टी जो है अवाम की खिदमत करके ही अवाम से वोट ले सकती है। तो अवाम की खिदमत करना हमारा नस्बुल ऐन है। इस नस्बुल ऐन को हम कितने अच्छे तरीके, कितने एहसन तरीके से पूरा करेंगे, उसके लिए फिर 5 साल के बाद हम वोट पे जाएंगे। ये आप जो सियासत है, ये एक इबादत है और ये लोगों की खिदमत करने का एक जरिया है। ये खास लोगों में ये जज्बा होता है। ये जो हमने सियासत को बदनाम कर दिया है ना, इससे कि करप्शन ने बदनाम किया है। क्या आपको लगता है कि हर सियासतदान जो आता है वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए आता है? ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस दुनिया में आज भी हैं जो सियासत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पैसे बनाने के लिए नहीं की थी, माशाल्लाह उनके पास सब कुछ था।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। तो हम जब अपने अवाम को चाहते हैं, लेट्स प्रोजेक्ट द राइट इमेज ऑफ अ पॉलिटिशियन। हम कौम की लीडरशिप कर रहे हैं और हमें उनको सही रास्ता दिखाने, सही हकाइक बताने। आज मैं शहर कराची के लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि आप लोगों को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, इससे कि इस मौजू पे जो पानी का है, इसके ऊपर 12 साल से जो हुकूमत है वो बेतवज्जही की तरफ है। अब जरूरत यह है कि कंसंट्रेटेड एफर्ट करके इस मसले का कम से कम अगले 10 साल का हल निकाला जाए। बिल्कुल मुख्तसर, मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है। मैं आपसे चाहती हूँ एक जुमले में से ही आप हमें ज़रा सा, बिल्कुल टाइम नहीं बचा, फिर एक बैठक होगी, हम ब्रेक के बाद आएंगे और कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में मजीद भी बात कर सके। फिरदौस साहब हमारे साथ रहे और हमको इस सिलसिले में इत्मीनान दिलाने की कोशिश करते रहे कि कराची को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जो आगे के टॉपिक्स होंगे ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होगा। ये कटी पहाड़ी का किस्सा क्या है, हम आपके सामने लाएंगे। इसके अलावा कराची का मोटर टाउन इसे क्यों कहा जाता है, ये हम आपको बताएंगे। और आगे हमारे पास है दीगर खबरें भी आपको देने के लिए। और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कोमल रिजवी से भी। कुछ सेंसिटिव स्टोरीज भी हमारे पास हैं, लेकिन फौरी एक ब्रेक लेना है। हमारे साथ रहिए। साल पहले मियां तारिक ने नशावर चीजें पिलाकर वीडियो बनाई। नासिर जंजुआ और दीगर ने वही वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक जज अरशद मलिक की शिकायत पर दर्ज FIR का मतन सामने आया। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी समेत 6 लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। जज अरशद मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज ने जो वीडियो दिखाई उसमें हेरफेर की। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। इमरान खान पंजाब काबीना इजलास की सदारत करेंगे। उस्मान बुज़दार कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को आज नैब ने तलब कर रखा है। 10 बजे मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। मुल्तान के नवाही इलाके बस्ती मलोक में वैन और ट्रॉलर में तसादुम, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, निश्तर अस्पताल मुंतकिल। रात गए कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मकतूल की शनाख्त वकास के नाम से हुई। पुलिस का कहना है ये वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। और पंजाब के बाद बादलों की सिंध में एंट्री। शिकारपुर, खैरपुर, घोटकी और कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। मानसून सीजन की पहली बरसात के बाद कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। अटक के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश से जल थल एक हो गया। तो जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। लेकिन बात है वही, यानी कराची सूखा क्यों, कराची को पानी दो। समुद्री पानी को साफ करने का तो इंतजाम नहीं हो सका, लेकिन बूंद बूंद को तरसते शहरियों ने पानी के हुसूल के लिए जी तोड़ कोशिशें की हैं। और इसकी जिंदा मिसाल कराची का इलाका कटी पहाड़ी है। यहाँ के मकीन गलियों में पानी खींचने के लिए दर्जनों मोटरें साथ यहाँ पर जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। मजीद इसी सिलसिले में अपडेट कर रहे हैं, यहाँ के हालात हमें बता रहे खुर्शीद आलम। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पहाड़ पे। ये वो पहाड़ नहीं कि जिसके बारे में फिल्मों में कहा जाता था कि पहाड़ पे जाओगे तो सेहत ठीक होगी। ये कराची का इलाका है पीराबाद, जहाँ पर पहाड़ों पर ये मेहनतकश आबाद हैं और गुज़िश्ता 50 साल से अपनी मेहनत से उन्होंने इस इलाके को जन्नत और गुलशन बना रखा है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इनकी सबसे बड़ी परेशानी है पानी का ना होना। हमारे कैमरामैन कामरान आपको दिखाएंगे कि पानी की मोटरें लगी हुई हैं, ये पाइप बिछे हुए हैं, जिससे सैकड़ों फुट हज़ारों मकानात में पानी जाता है। पानी यहाँ नहीं आता। इस पानी को ये
किराए के ज़रिए लाते हैं, ख़रीद कर लाते हैं, नीचे जो आबादी है पीराबाद की वहाँ पे पानी को रखते हैं, फिर मोटरों के ज़रिए चढ़ाया जाता है और उसके बाद ये दुश्वार गुजार रास्ते हैं जहाँ पर हमारे ये लोग रहते हैं जिनको जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को नोट भी देते रहे, वोट भी देते रहे, मगर आज तक उनकी तकदीर नहीं बदल सकी। उनके यहाँ पानी नहीं है, उनके पास बिजली की सहूलतें नहीं हैं, ज़िंदगी की जो दीगर सहूलियात है वो भी यहाँ पर नहीं है। ये पहाड़ी रास्ता है, अगर खुदा न खास्ता कोई खातून किसी को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो वो कैसे आएगी, लेकिन आज तक वोट लेने वालों ने, नोट लेने वालों ने इस इलाके को ठीक नहीं किया। ये दुश्वार गुजार रास्ते हैं जहाँ पर पानी की मोटरें लगी हुई हैं और ये जाहिर कर रही हैं कि हमारी हुकूमतें गुड गवर्नेंस के कितने दावे कर लें, लेकिन ना लोगों को ठीक तरह पानी मिल सका, ना ठीक तरह लोगों के घरों के बाहर से कचरा साफ़ हो चुका, ना ही यहाँ पे गटर लाइनें प्रॉपर तरीके से डाली जा सकी। हालांकि यूरोप और अमेरिका में बहुत से वो इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर इंसानी आबादियाँ हैं, मकानात हैं, लोग वहाँ रहते हैं, ज़िंदगी की तमाम तर सहूलतें हैं, लेकिन कराची का इलाका, पीराबाद ज़िला गरबी का इलाका जहाँ पर लोग आबाद हैं गुज़िश्ता 50 साल से ज़्यादा, कटी पहाड़ी यहाँ से करीब है, ये कस्बा कॉलोनी पीराबाद का इलाका है, इसके पीछे नॉर्थ आज़ाबाद की शारा नूरजहाँ की पट्टी है, पहाड़ों पर आबाद हैं लोग, लेकिन आज तक वहाँ पानी नहीं है। इन लोगों का सिर्फ एक मुतालबा है कि इनको पानी दिया जाए, इनको सुकून दिया जाए। जी खुर्शीद, बहुत शुक्रिया। ये है कराची पहाड़ी जिसे कहना चाहिए कि मोटर कॉलोनी बन चुकी है कि यहाँ पे इतनी मोटर्स हैं। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब साथ मौजूद हैं, लास्ट कमेंट उनसे मैं लेना चाहूँगा। फिरदौस साहब, इससे पहले भी हम गुफ्तगू करते हैं, आप ज़रूर कहते हैं कि पावर्स नहीं है, लेकिन सर जब हम कराची के मसाइल की बात करते हैं और हम मेयर कराची से बात करें या बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक सवाल करें, वज़ीर बल्दियात सिंध से बात करें, कहा जाता है ये जो हमारी डोमेन नहीं है, कोई कहता है हमारे इख्तियारात नहीं है, कोई कहता है पैसा नहीं है, कोई कहता है पैसा आया नहीं है। सिंध हुकूमत भी यही कहती है। सर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, बेशक आप कहेंगे पावर्स नहीं है, सर प्रेसिडेंट आपका प्राइम मिनिस्टर आपका, गवर्नर आपका, पावर्स की बात आई नो आप करेंगे सर, लेकिन जब आप खुद कहते हैं कि मसाइल ज़्यादा वो हैं जो कि बल्दियाती निज़ाम को देखने हैं सर, तो फिर काउंसलर का इलेक्शन लड़ लेते हैं, बेहतर नहीं था? तरफ से ऐसी बात आएगी तो कराची का शहरी किसको देखेगा? प्लीज सर। ये देखिए, पहली चीज़ है हमने इलेक्शन लड़ा, हमने हर सतह पे इलेक्शन लड़ा है और उसके लिए जिधर अवाम ने हम पे वोट दिया वो हाजिर है। उसके बावजूद कि चाहे हमें वोट मिले या ना मिले, हमें लोगों के मसाइल के हल देने हैं। बेशक, और मैं समझता हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और कराची से इलेक्ट हुए हैं, कराची से PTI के मैंने जैसे कहा 28 MP हैं, कराची एक खुसूसी मकाम PTI में रखता है, रखता रहेगा, हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद कि पानी जो है वो एक सूबाई मसला है और 18वीं तरमीम की वजह से हमारे हाथ किसी हद तक बंधे हुए हैं, लेकिन जो प्रेशर एक वफाकी हुकूमत रख सकती है, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ सकती है। कराची पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैकबोन है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं दुरुस्त किया गया तो जो पाकिस्तान की तरक्की सूबा इमरान रखते हैं या उनकी ड्रीम है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ। फिरदौस साहब साथ आप मौजूद हैं और आप हम जिस तरह कमेंट भी कर रहे थे इससे मुताल्लिक, लेकिन सर वेरी हम्बली जब हम एक कराचीआइट को देखते हैं और हम अपने आप को देखते हैं और हम खुद सफ़र हो रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्लेम गेम नज़र आती है लेकिन मसाइल के हल की तरफ हमें कोई अमली कदम नज़र नहीं आता। और ये वो सूरत हाल है जिसमें कराची के शहरी का सब्र का पैमाना लबरेज होता चला जा रहा है। सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होगी तो सफ़रर दावा करने वाला नहीं होगा, इन हालात को झेलने वाला यानी कराची आइट ही होगा, कराची का शहरी ही होगा। तो हम इससे पहले ना कटी पहाड़ी की बात कर रहे थे, कटी पहाड़ी के मकीनों की बात कर रहे थे, तो वहाँ पानी नहीं है, लोग कैसे सह रहे, कैसे जी रहे, ज़रा उन्हीं की ज़बानी नया दिन के नाज़रीन को दिखा देते हैं। पानी तो सर हमारी सारी गलियाँ मोटरों से ही भरी हुई हैं, ये मोटरें समझ लो वैसी ही पड़ी हैं। पानी कम से कम 20 दिन के बाद आता है और यहाँ जो लोग भर रहे हैं वो सुजुकियों में और में हर फी रिक्शे को 130 140 रुपए देने पड़ते हैं, उसमें 4-6 टप के ले आते हैं। उनके लिए भी फिर यहाँ ड्रम रखने पड़ते हैं, ड्रमों से फिर मोटरों के ज़रिए घरों तक चढ़ाते हैं। बहुत परेशानी। पानी पहला तो अल्लाह का शुक्र था कि बगैर मोटर का पानी चढ़ता था, मगर जब से इलेक्शन हो गया है ना कि हमारे इलाके में पानी बंद हो गया, 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद पानी आते हैं, वो भी न होने के बराबर है। गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा पैसों पे खरीदते हैं, सब जो जनरेटर पे, सुजुकी पे, रिक्शे पे लाते हैं नीचे से। बस सर मोटर तो जो है ना खामखा जो है ना शो पीस के लिए यहाँ रखे हुए हमने। पानी तो ज़माने से गायब हो चुका है, 15-20 दिन का पानी आता है वो भी 40 मिनट
35 मिनट और सिर्फ गटर का पानी आता है, जो है ना साफ पानी नहीं आता हमारे इलाके में। हुकूमत से यही कह रहे थे, हुकूमत तो कोई भी काम नहीं करते। अभी यहाँ पे जो हमारे जीते हुए हैं ये सईद अफरीदी साहब हैं और अताउल्लाह खटक साहब हैं, वादे तो हमारे साथ करते हैं लेकिन काम नहीं करते। ये कटी पहाड़ी के लोग थे, ये वहाँ की परेशानी थी। फिरदौस साहब आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। और हमने आज कराची के सबसे बड़े मसले की झलक दिखाने की कोशिश की। अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बुढ़ापे की झलक दिखाने वाली सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेस ऐप ने दुनिया भर में तो धूम मचाई, लेकिन चंद दिनों में यह किस्सा खुल गया कि भैया 150 मिलियन अफराद फेस ऐप के ज़रिए जो अपने बुढ़ापे की झलक देख रहे थे, साथ के साथ उनका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, मालूमात गंवा रहे थे, दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। एग्जैक्टली। सऊदी नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी इन्होंने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया के सारिफीन फेस ऐप नामी एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें। गुज़श्ता चंद दिन हमने देखा कि इंटरनेट पर इस ऐप की मकबूलियत हुई, बहुत इजाफा हुआ, हर शख्स ने अपनी तस्वीर अपलोड की, तकरीबन हर शख्स ने अपलोड की, जिस यानी कि वो बुढ़ापे में कैसा दिखाई देगा। लेकिन साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने जोर दिया है कि फेस ऐप एप्लीकेशन इसको फोटो लाइब्रेरी या फोटोशॉप इस तक रसाई ना दी जाए, और इस एप्लीकेशन को फोटो लाइब्रेरी या फोटोशॉप तक रसाई देने की सूरत में राजदारी और मालूमात को खुफिया रखने की गारंटी नहीं रहती। बट द क्वेश्चन है कि अगर आप रसाई नहीं देंगे तो आप ज़ाहिर है वो पिक्चर उसके थ्रू नहीं चेक कर सकेंगे कि वो कैसे एडिट होके लगती है। प्राइवेसी मुतासर हो गई, प्राइवेसी मुतासर बड़ी बात है, ये बड़ा मसला है। इसमें एक अच्छी बात है कि जब प्ले स्टोर पे आप जाके कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपसे पूछता है, अच्छा आपका ये हमें कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस चाहिए, आपका कैमरे का एक्सेस चाहिए, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस चाहिए, आप डिनाई करते जाएं। क्या मसला है? क्या मसला है? इसीलिए तो वो सारे के सारे बैठे हैं ना, इतनी आसानी से उनको नहीं समझ आई शुएब को आई। तो भैया ये आसानी से कोई बेकरी के स्टॉल पे पहुंच जाए, सारी चीजें उठा के खाए और उसे कोई गिरफ्तार ना करे, क्या मसला है? पेंगुइन्स के साथ ऐसा हुआ न्यूजीलैंड में। जरा मैं आपको बताती हूँ इस बारे में, हैरानी होने की जरूरत नहीं है। पेंगुइन्स की गिरफ्तारी हुई है वेलिंगटन रेलवे स्टेशन पर। ये सारे के सारे ना बेकरी आइटम्स पर हाथ साफ करने के लिए पहुंच गए। यूँ समझिए कि उन्होंने धावा बोला, फिर पुलिस ने क्या किया जी, फौरी तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया। मकामी पुलिस ने मुलजिम पेंगुइन्स के साथ तस्वीर भी बनवाई और फिर इन्हें एनिमल सेंटर भिजवाया गया। पहले एक पेंगुइन आया था किरण, फिर वो दो इकट्ठे दोबारा आए, पहले वापस छोड़ा था इनको, वापस आ गए। और ये फेरी पेंगुइन्स भी कहा जाता है इनको, बड़े छोटे से होते हैं, 1 kg तक इनका वेट होता है। और होते पाले किरण वैसे कहा ये भी जा रहा है कि ये धावा बोलने नहीं आए थे, ये तुम्हारा रहने आए थे नीचे, अपना घर बनाने आए थे। हाउ रूड, रहने देते। तो चलिए जरा शार्क से मुतालिक भी खबर शामिल करते हैं, जिसे आमतौर पर खूनखार या ये कहा जाता है कि ये दूसरी मछलियों पर हमला करती है, उनको खा जाती है। तो अब हम ज़रा बुलंद हौसला इंसानों की बात करते हैं, क्योंकि हौसला बुलंद हो तो इसकी कड़ी आजमाइश होती है, बड़ी रुकावट, और कोई इंसान रुकावट को रुकावट ना समझे तो उससे बढ़कर सर्वाइवर कौन होता है, उससे बढ़कर स्ट्रगल करने वाला होता कौन है? रावलपिंडी के बाहिम्मत क्रिकेटर अल्ताफ अहमद, 12 साल पहले की बात है, डाकुओं की फायरिंग की वजह से इनकी टांग ज़ाया हो गई थी। लेकिन क्रिकेट खेलने का जो जुनून है और जो क्रिकेट खेलने का खेल सिखाने का जो इनका सफ़र है वो अब भी जारी है। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। डाकुओं ने टांग से तो महरूम कर दिया, मगर रावलपिंडी के नौजवान का क्रिकेट जुनून कम न हुआ। अल्ताफ अहमद 12 साल से मसनूई टांग के सहारे खेल से मोहब्बत का रिश्ता निभा रहा है। लुटेरों ने टांग क्यों जाया की? अल्ताफ अहमद ने 2007 में पेश आने वाले वाक़े की तफसील बता दी। मैच खेल के आ रहा था, एक बाइक आया मेरे पास, बाइक रुका, मोबाइल लेने की कोशिश की और उस टाइम उन्होंने फायर किया था। हौसले बुलंद रखें तो कोई माजूरी कभी भी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं डाल सकेगी। अल्ताफ अहमद ने हालात का शिकवा करने वालों को बड़े काम का मशवरा दे दिया। जो आप करना चाह रहे हैं ना उसको आप ट्राई करें, वो भले ही कितना मुश्किल क्यों ना हो। जब आप सोच लेते हैं, जब आप ठान लेते हैं तो वो काम मुश्किल नहीं रहता, वो बहुत आसान हो जाता है। अल्ताफ अहमद ने क्रिकेट के जो गुर सीखे उन्हें खुद तक महदूद नहीं रखा। बाहिम्मत नौजवानों की सरपरस्ती में चलने वाली शहर की वाहिद इंडोर एकेडमी भी इसकी खेल से मोहब्बत का एक सबूत है। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं जरा मवेशी मंडी के। आप जानते हैं कि 1.5 लाख रुपए में बादशाह मिल रहा है। बादशाह 1.5 लाख में मिल रहा है ये मुल्तान में। तो चलते हैं जरा आसिफ बलोच की तरफ कि ये जो बादशाह है इसकी जो धूम मची आखिर क्यों, बताइए आसिफ।
जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में अब 1 माह से कम का अरसा रह गया है। मुल्तान में भी छोटी बड़ी मंडियां जो हैं वो सज गई हैं। अभी अरूज नहीं है मंडियों में, लेकिन अभी भी जानवर लाने का सिलसिला जारी हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान की सबसे बड़ी, बल्कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जो मवेशी मंडी है वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर बकरे लाए गए हैं। पूरे जो पंजाब भर के, बल्कि जो जनूबी पंजाब भर के जो बकरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें जो राजनपुरी बकरे हैं, नवाबशाही बकरे हैं, काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं जो बकरों की यहाँ पर मौजूद हैं। और शहरी आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शहरी आते हैं सिर्फ बारगेनिंग करते हुए और सिर्फ यहाँ पर बकरों को देखते हुए और चले जाते हैं। एक यहाँ पर एक बकरा है बादशाह नामी, जिसकी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मंडी में धूम मची हुई है। काफ़ी ये हेल्दी और बड़े कद का ये बकरा है, तो शहरी इसको आ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। जो व्यापारी है उसने इसका 1.5 लाख रुपया मांग, तो व्यापारी से पूछेंगे अच्छा कितनी कीमत है इसकी और क्या खिलाते हैं आप इसको? इसका 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं जी। इसको कनक और छिलका वगैरह, ये घास वगैरह यही खिलाते हैं। अच्छे तरीके से इसकी परवरिश वगैरह की हुई है हमने, तो मतलब ये है कि अच्छे यानी कि 1.5 साल इसकी पूरी यानी कि परवरिश वगैरह। अच्छा, आप कितना देने चाहते हैं सर? मैं अभी देख रहा था आप नोक जोक भी हो रही, तो कितना आप जो है ये इसका देना चाहते हैं? ये कोई गुंजाइश कर लें तो हम इसको ख़रीद लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये कोई नीचे नहीं आ रहे अभी। कितना बता रहे हैं और आप कितना देना चाहते हैं? ये तकरीबन 1.5 लाख मांग रहे हैं। हमने कहा है कोई कमी पेशी कर लें, 1 लाख से हम 90,000 देने को तैयार हैं इसका। अच्छा, ये जो है 90,000 रुपये तक का ये बकरा जो है ये खरीदने के लिए तैयार है। बादशाह नामी ये बकरा है। तकरीबन इसका वज़न बताया जा रहा है 2 से 2.5 मन जो है इसका वज़न है। लेकिन ये जो मालिक है इसका ये कहना है कि इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो अब ये अपने इस रेट पर बेचेगा। जबकि यहाँ पर अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो इंतज़ामात भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नाकाफ़ी हैं। जो व्यापारी हज़रात हैं उनका यही कहना है कि जानवरों के लिए जो पीने वाला पानी होता है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी क्योंकि मंडी का शुरुआत है तो रेट जो हैं बकरों के और दीगर जो जानवर हैं उनके वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे जैसे उम्मीद की जा सकती है कि अगले जो ईद के दिन करीब आएंगे तो ये जो रेट हैं ये कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमें मुल्तान की मवेशी मंडी से अपडेट करते हैं। स्पेसिफिकली आपने हमारी बादशाह से मुलाकात कराई। जी, लेकिन एक ऐसा मामला है जिसके आगे बादशाह भी हार सकता है फी ज़माना, महंगाई का मामला। अच्छा, हमने इससे पहले बात की थी पानी की, सब जी सब। तो भाई इससे पहले पानी की बात कर रहे थे, अब हम महंगाई की बात करेंगे। हर कोई महंगाई से परेशान है। क्या वाकई महंगाई आ गई है? कोई शक तो नहीं है? अभी भी घबराने की जरूरत तो नहीं है? मैं इस मामले में घबराने की बात कर रही हूँ कि अगर आपको इस बारे में पता नहीं था तो आज हम आपको इस बारे में अपडेट करेंगे। कपड़ों से लेकर जरूरी चीजों तक कीमतों में कितना असर आया, शहर शहर की मार्केट्स का जायजा लेंगे। हमारा जी स्क्वाड, हमारी रिपोर्टर्स हमारा साथ देंगी, हमको ज्वाइन करेंगी। हमारे साथ होंगी लारेब शेख, फैसलाबाद से शाहीन शहजादी और लाहौर से तहमीना अहमद हमारा साथ देंगी। लेकिन हम सबसे पहले ना बात कर लेते हैं लारेब से। लारेब, कराची की मार्केट्स में अब तो देखिए शादियों का सीजन है, तो अब इसकी तैयारियां मुश्किल होती जा रही हैं। कपड़ों की कीमतें क्या बढ़ती जा रही हैं? जी बिल्कुल, शादियों का सीज़न है। ख़वातीन और घर वाले जो हैं वो दीगर अशिया के साथ साथ मेहंदी, चूड़ियाँ, चप्पल, क्रॉकरी के साथ साथ शादी की अहम चीज़ यानी शरारों की शॉपिंग में भी लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है वो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की एक बहुत बड़ी मार्केट जामा क्लॉथ, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शरारे बेइंतहा खूबसूरत और अच्छे लगे हुए हैं। यहाँ पे खातून मैं देख रही हूँ जो शादी के शरारों की जो है वो शॉपिंग कर रही हैं, शरारा ख़रीद रही हैं। इनसे जानते हैं कि शरारों की कीमतों में इनको क्या इजाफा नज़र आ रहा है टैक्स लगने के बाद, या फिर रेट्स बढ़ गए? जी मुझे बताइए। ज़ाहिर बात है गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल ही है, सादा कपड़ा भी लेना मुश्किल है, तो ये कहाँ से लेंगे हम लोग? यानी शादी करना, क्या लगता है अब आपको, शादी करना आसान रह गया? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने यही कहा कि शादी करना जो है वो मुश्किल हो गया, शरारे की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा हो गया। यहाँ पे मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि शादी शरारों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसकी क्या वजूहात हैं? क्या ये टैक्स लगने की वजह से इजाफा हो गया है, या फिर आप मुझे बताइएगा बजट आने की वजह से ये इजाफे की क्या वजूहात? ये इजाफा है इसी वजह से हुआ है कि पहले इतना बजट, इतना टैक्स नहीं थे। अब इतना इस गवर्नमेंट ने इतना टैक्स लगा दिया कि हमें अब शरारे बेचना बहुत मुश्किल हो गए। शरारे बेचना बहुत मुश्किल हो गए इसमें यहाँ पर ना। टैक्स लगने की वजह से शरारों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या आप ये टैक्स पे कर रहे हैं? अभी तो इस वक्त तो ये सब मीटिंग चल रही है, हमारे एक यूनियन है वहाँ पर ये सारा मामला चल रहे हैं। अब जैसे मामला तय होंगे तो हमें बता दिया जाएगा कि हमें किस तरह का चलना है, उसके किस तरह अमल करना है। अभी ये बात हमारे इल्म में नहीं आई है अभी।
जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है जो ख़रीदार हैं, ख़वातीन हैं, उनका कहना यही है कि शरारों की कीमतों में इजाफा हो गया है। शरारों की कीमतों में क्या, तमाम चीज़ों में इजाफा हो गया है। टैक्स लग गए हैं, बजट आने के बाद जो है वो चीज़ों की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो शरारें हों शादियों की या दीगर अशिया हों। इसी के साथ साथ दुकानदार भी यही कह रहे थे कि टैक्सेस लगने के बाद जो है वो शरारों की कीमतों में इजाफा हो गया, तमाम चीज़ों में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से उनके कारोबार पर जो है वो खासा फ़र्क पड़ा है। सही बात कह रही हैं आप। वैसे अब ज़रा ना हम लाहौर की बात भी कर लेते हैं। तहमीना, मुझे आप बताएं, यहाँ कराची में तो लग रहा है सब कुछ बहुत 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 महंगा हो गया, लाहौर में क्या है? जी, नई हुकूमत के आते ही लोग महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। खा वो खाना पीना हो, खा वो रिहाइश हो, इनकम टैक्स हो, हर चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, महंगाई की तरफ जा रही है। तो इसी तरह से ख़वातीन का शॉपिंग ट्रेंड भी जो है वो इससे मुतासिर हो रहा है। मैं इस टाइम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर रश तो है, ख़वातीन ख़रीदारी तो कर रही हैं, लेकिन ख़रीदारी की शरह में कुछ कमी आई है। जहाँ पहले ख़वातीन शौकिया कपड़े खरीदती थी, अब उन्हें बहुत सोच समझ कर ऑब्वियसली चलना पड़ता है और कम चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो कुछ ख़वातीन से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका व्यू पॉइंट क्या है, क्या वाकई महंगाई की वजह से उनकी शॉपिंग इफेक्ट हुई है कि नहीं। तो आइए जानते हैं। आप मुझे बताएं कि पहले क्या हिसाब था, अब जब नई हुकूमत आई है तो अब आपकी शॉपिंग कितनी इफेक्ट? अब पहले तो ये है कि शॉपिंग फॉर प्लेजर भी करते थे, जहाँ जाते थे कोई चीज़ अच्छी लगती थी, नहीं भी ज़रूरत होती थी तो ले लेते थे। लेकिन अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा सोचते हैं और ये सारे जो अपने प्लेजर शॉपिंग और ये सारी चीज़ें ये बहुत कम हो गई हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कपड़े, जूते, ज्वेलरी, किस पे सारी चीज़ें जो हैं वो पहले की निस्बत जो है वो महंगी हो गई है नई हुकूमत के आने से? नहीं, काफ़ी महंगाई लोगों ने कर दी है, गवर्नमेंट ने तो की है, इसमें कोई शक नहीं, जाहिर बात है वहाँ से। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि गवर्नमेंट अगर 100 रुपये बढ़ाती है एक चीज़ पे, तो जो निचला तबका यानी कि दुकानदार हैं वो उससे डबल महंगाई कर देते हैं। नई हुकूमत के आने से आपकी शॉपिंग कितनी इफेक्ट हुई है? पहले आप कितनी चीज़ें ले लेती थी, अब मार्केट आके कितना सोच समझ के चलना पड़ता है? अब काफ़ी इंक्रीज़ आया है प्राइसेस में। जनरली जो पहले प्राइस रेंज होती थी अब उस तरह की नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। तो अब सोच समझ के ऑब्वियसली खर्च करना पड़ता है कि उसी बजट में थोड़ी सी कम चीज़ें लेनी पड़ती हैं। ख़वातीन को शॉपिंग के हवाले से काफ़ी अब जो है सोच विचार की ज़रूरत है। अब शॉपिंग के हवाले से बचे हुए पैसे जो है वो दूसरी अशिया पर जो है वो खर्च हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई तो हर सेक्टर में आई है, खा वो रिहाइश हो, खा वो खाना पीना हो। तो उस लिहाज से ख़वातीन की शॉपिंग का ट्रेंड भी उस तरह से चेंज हुआ है। अभी भी कुछ ख़वातीन हैं जो उतने ही जोड़े खरीद रही हैं, उसी हिसाब से शॉपिंग कर रही हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि पहले अगर 1000 की शर्ट आती थी तो वो अब 1500-2000 तक की हो गई है। तो अब उनका जो वो लेवल है वो थोड़ा कम हो गया है, थोड़ी सस्ती चीज़ें वो खरीदना शुरू हो गए हैं। चूँकि शादी का सीज़न आने वाला है, बड़ी ईद के बाद वैसे भी जो है शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो शॉपिंग का सीज़न तो चल रहा है, बाज़ारों में रश तो देखा जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली महंगाई की वजह से हर कोई शिकवा करता नज़र आ रहा है। जी ठीक है, तो लाहौर और कराची की बात हो गई ना। अब शाहीन शहजादी, आप हमें बता दीजिएगा फैसलाबाद की मार्केट्स, यहाँ पर जो कीमतें हैं उनका क्या सिलसिला है? क्योंकि यहाँ तो दुकानदार परेशान भी बहुत रहे थे, तो अब क्या सारिफीन के परेशान होने का मरहला है? जी बिल्कुल, हर तरफ महंगाई का शोर है। खाने पीने की अशिया से लेकर पहनने ओढ़ने तक यही बात कही जा रही है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। अनारकली बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन की तमाम ज़रूरत की अशिया यहाँ पे मिल जाती हैं, जूते हों, कपड़े हों या पहनने की दूसरी चीज़ें हों, यहाँ से ख़वातीन के लिए मुयस्सर होती हैं। तो बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद होती है। उनसे इस बारे में जान लेते हैं कि कितनी महंगाई हुई है, महंगाई हुई भी है या नहीं, या खाली सिर्फ शोर ही है? जो भी चीज़ लेते हैं पहले से ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं, कह रहे हैं इमरान खान ने टैक्स लगा दिया, इमरान खान ने टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। आप मुझे बताइएगा कि कितनी महंगाई है, मतलब देख के बात कीजिएगा, कितनी महंगाई है, क्या खरीदा? पता चला कुछ चीज़ें महंगी? अभी ये घंटा हो गया, हमने कुछ भी नहीं खरीदा, हमारी तवक्का से बहुत ज़्यादा बढ़कर महंगाई है। कुछ भी जो हम घर से सोच कर आते हैं वो कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, ख़वातीन की जानिब से यही शिकवा किया जा रहा है कि मार्केट में चीज़ें महंगी मिल रही हैं, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों या दूसरी ज़रूरत की अशिया। यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई की वजह क्या है। ये महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है अभी कि कस्टमर भी हमारे पास नहीं आ रहे। सुबह के हम बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं, जहाँ हमारी इतनी सेल थी वो हमारी 8,000-7,000 सेल हुई है। महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की इमरान खान वजह है, हर चीज़ पे टैक्स है। आप टैक्स देते हैं? जी टैक्स देते, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं हम। कौन सी चीज़ का टैक्स नहीं हम दे रहे? साबुन पे टैक्स दे रहे, टूथपेस्ट पे टैक्स दे रहे हम।
जो दुकानदार हैं वो ये कहते हैं कि टैक्स तो है ही, महंगाई तो है ही और ये टैक्स पे भी करते हैं और दुकानदार महंगाई की वजह हुकूमत को करार देते हैं। ना सिर्फ दुकानदार बल्कि जो यहाँ पर खवातीन हैं वो भी यही वजह बताती हैं कि यहाँ पर जो महंगाई की गई है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। बाकी यहाँ पर मजीद दुकानदार मौजूद है, उनसे जान लेते हैं इस बारे में। आप बताएं कि भाई साहब, दुकानदार खवातीन कह रही है यहाँ पे मार्केट है, खवातीन कहती है महंगाई बहुत है, आप बताएं कितनी महंगाई होगी? काफ़ी ज़्यादा हो गई महंगाई, तो हर कस्टमर यही कह रहा है महंगाई हो गई है। महंगाई आप लोगों की हुई है? नहीं, हमने तो नहीं की, पीछे से हुई है, पीछे से होती है तो हमने भी रेट बढ़ा चीज़ के बढ़ाने होते हैं। जी बिल्कुल, मार्केट की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो खवातीन और दुकानदार दोनों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी है। खवातीन कहती हैं कि कपड़ा जो कि 800 का लिया जाए वो अब 1000 रुपये का सूट एक मिल रहा है, शर्ट का पीस, और दुकानदार ये कहते हैं कि पीछे से उनको महंगी चीज़ें मिल रही हैं, उसके बायस उनको यहाँ पर बेचनी पड़ रही हैं। दुकानदार ये दावा भी करते हैं, फैसलाबाद के टेक्सटाइल के जितने भी यहाँ पे सनतकार हैं, दुकानदार हैं, वो ये दावा भी करते हैं कि वो टैक्स भी पे करते हैं जितना उनको बनता है, जबकि फैसलाबाद में टैक्स के इशूज़ भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। जी, हमारी रिपोर्टर स्कॉट हमारे साथ था और वो हमें बता रही थी कि मुख्तलिफ शहरों में प्राइस कहाँ कितनी बढ़ी और शॉपिंग पर कितना इम्पैक्ट आया। तो आज हमने लोगों की परेशानी की बात की थी, लेकिन कल हम बात करेंगे कि इस बारे में मैं ज़रा क्विकली आपको बता देती हूँ। ये टैक्स की ढाल बनाना और फिर हुकूमत एक तरफ महंगा करे उसको डबल कर देना, कल हम उन लोगों की बात करेंगे। टैक्स देना चाहिए, सबको देना चाहिए, लेकिन सारे के सारे पैसे सारिफ से वसूल नहीं करने चाहिए। कल हमारी गुफ्तगू होगी इसके ऊपर थोड़ी ज्यादा। लेकिन अभी बढ़ते आगे, आज का एक और अहम मौजू, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, तेज़ाब गर्दी से मुतालिक अक्सर हम खबरें तो शेयर करते हैं। आपको याद भी होगा सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे तेज़ाब गर्दी से मुतालिक के केस में कि तेज़ाब गर्दी एक कत्ल से भी बड़ा जुर्म है और कानून तेज़ाब से चेहरा जलाने वाले को माफ नहीं कर सकता। स्टेट ये लेकर चलेगा इस केस को, ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये भी रिमार्क्स आए थे कि किसी पर तेज़ाब फेंकने की सज़ा उम्र कैद है। लेकिन हम देखते हैं इतने स्ट्रांग रिमार्क्स के बाद, इतने क्लियर रिमार्क्स के बाद तेज़ाब गर्दी के वाक़यात वो तो जारी हैं। एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ कराची से, और आज हम आपको यही वाक़या बताते हैं। खातून का किस्सा है ये, जिन पर चंद रोज़ पहले शौहर ने तेज़ाब फेंक दिया। नीलम कॉलोनी की रिहायशी ये खातून 2 बच्चों की वालिदा, लोगों के घर में कामकाज करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं। मुतासरा खातून को चंद दिन पहले तनख्वाह मिली तो उनके शौहर ने उसको मांगा। अपने शौहर से ये बचाना चाह रही थी, अमानतन वालिदा के पास इन्होंने रखवा दी थी। शौहर ने रकम का मुतालबा किया, उसको पैसे चाहिए थे। खातून ने इनकार कर दिया। मौसूफ गुस्से में आए और खातून पर तेज़ाब फेंक दिया, अपने बच्चों की माँ पर तेज़ाब फेंक दिया, घर में लॉक किया और फरार हो गए। सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है ये खातून। और इंतहाई दुख की तकलीफ की बात यह है कि इनकी एक आँख एक कान मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुके। अब इस वाक़े का मुकदमा मकामी थाने में तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। इस शख्स को ढूंढा ना जा सका, सज़ा क्या खाक होगी। इस किस्म के वाक़यात और ख़ास तौर पर ये वाक़या, हम इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज बात करेंगे। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी साहब हमारे साथ हैं, फैमिली भी हमारे साथ है। हम पहले सारिम साहब आपसे जानना चाहेंगे, एक के बाद एक वाक़या होता रहता है और बावजूद ये सिलसिला रुकता नहीं है। ख़ास तौर पर इस केस की बात बताइएगा, कहीं से कोई उम्मीद नहीं, जिसने गलती की उसको पकड़ा जाए, उसको एहसास दिलाया जाए तुमने किया क्या है। देखिए मसला ये है कि हमारे यहाँ एक तो तेज़ाब पे इतने कानून बने लेकिन वो कानून ही बने रह गए, मगर अमल कहीं भी नहीं नज़र आया। ये एक वाक़या थोड़ी है, आए दिन के वाक़यात हैं, कभी कराची में, कभी किसी और शहर में, कभी किसी और सूबे के अंदर, लेकिन इस पर रोकथाम नहीं है। और जहाँ तक रही बात गिरफ़्तारी की, तो उसके अंदर अफसरान तो सपोर्ट करते हैं मैं कहूँगा, लेकिन जो नीचे आईओ तबका जो होता है ना निचले लेवल का, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। वो बज़ाहिर लाते हैं, करते हैं, फिर अपनी सेटिंग नहीं बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना छोड़ते चले जाते हैं। फिर अगर पकड़ लेते हैं तो जो मजलूम होते हैं उनको इतना प्रेशराइज करते हैं कि वो तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हें फंसवा देंगे, वो पैसे वाले लोग हैं, वो प्रेशर डलवा रहे हैं, तो बंदा पीछे हट जाता है। बताइए के बावजूद मुमकिन है कि किसी पे तेज़ाब फेंका और वो माफ कर दे? ये इस देश में, इस शहर में, इस तकलीफ के बाद में ये भी हो जाता है। नहीं, ये कानून अब हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। माफी की तो बात इसमें होनी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आ भी गए कि अगर कोई माफ कर भी देगा तो रियासत उस केस को आगे लेकर चलेगी। इतने सारे रास्ते बनाते हैं ना उसके अंदर, मैं अभी किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको पता है इस कानून के बावजूद किस किस को क्या क्या रिलीफ मिला है इसके अंदर ना। बात यह है कि ऐसी
ऐसे घिनौने जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर ख़तरनाक ही सज़ा होनी चाहिए और फौरी होनी चाहिए। और इन्हें कोर्ट कचहरी धक्के के बजाय जो है ना, पुलिस का एक निज़ाम होना चाहिए कि 10-15 दिन के अंदर सिर्फ ये कंफर्म करें कि हाँ जिसके खिलाफ FIR कटवाई गई है यही जो है ना इस पर तेज़ाब फेंकने वाला है। फिर उसके बाद उस फैमिली को पीछे करके उसको सज़ा तक पुलिस लेकर के जाए, वो एक निज़ाम बने और उसके तहत उसको सज़ा हो। ये कहाँ धक्के गई, घरों में काम करने वाले लोग 5-10 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग ये कोर्ट कचहरी जाएंगे, ये पुलिस के पास जाएंगे। इनके पास तो कल अफसोस होता है बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने कहा कि मछली खिलाओ इसको, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो मछली खिलाएगी उसको। मुतासरा खातून की वालिदा है, वो मुसलसल रो रही हैं। ये सानिया साहब ने बहुत हमारी ढूंढते ढूंढते इनके पास आए हैं, हमें इंसाफ मिल जाए जो इनको कुछ भी हो सके। ये क्या आप नहीं समझते, अभी हम सब बैठे महंगाई को ही रो रहे थे ना, इस महंगाई के दौर में मछली खिलाना, जूस पिलाना और बिला वजह कि एक अच्छा खासा जिंदगी गुजारते बंदे पे गए और तेजाब फेंक दिया। अम्मा कितने दिन हो गए इस बात को, कब से बेटी अस्पताल में है? जी 11 दिन आप संभाल रही हैं। देख बच्चा दूध पीने वाला है। इनकी उम्र क्या है? 1.5 साल 5 साल। और उस शख्स का कुछ पता नहीं चला? नहीं। पहले भी बेटी को तंग करता था? पहले भी तंग करता है। अभी भी इंसाफ की तलाश में, बेटी का ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त, बेचारे वो छोड़ के आए कि हमें इंसाफ चाहिए बस। वो तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, जो होता है वो अल्लाह के हाथ में। बच्चा है वो मदर फीड पे था, वो 5 साल का बच्चा है, छोटी सी उम्र का, ज़ाहिर है माँ चाहिए, माँ के बगैर और किरण बिल्कुल अंदाजा नहीं है। किरण बच्चा साथ लेटा हुआ था, इसके पीछे जिस्म पे जो है बाकायदा छींटे आई हैं तेजाब की, इसके पूरे छोटे बच्चे पे। जी जी इस वाले पे उस पे भी तेजाब की छींटे आई हैं। पूरी छींटे माँ को भाट पकड़े ना 6:30 बजे दबा के ये बच जाने पे तो छींटे हैं इसके ऊपर। बिल्कुल, वो जिस तरह माँ जी भी बात करेंगे उस बच्चे पे भी छींटे पड़ी हैं। तो माँ जी मुझे बताएं, जैसे किरण भी आपसे पूछ रही थी, पहले भी तंग करता था? जी 6 साल हो गए शादी, बेटी भाई जरा है ना सामान धमान बेच दी तो उसको भी बात सारा सामान बेच दिया। मेरा मियाँ नहीं, मैं अपने मियाँ को बात कर। कभी ये नहीं चीज सोचा जो बहन का घर बसे, अब्बू है नहीं जो हमको शिकायत की बहन ने अपने मतलब अपना घर बसाने की बहुत कोशिश की है उसने। ये पता थोड़ी था पैसे लेके बच्चा रो रहा है, वो बच्चा क्या करे? वो बच्चा मदर फीड पे था, वो बच्चा क्या करे? उसे भूख भी लगेगी तो वो क्या करे? वो 1.5 साल का बच्चा है। मदर फीड फिर अपनी माँ की जो शक्ल है इस वक्त, वो बच्चा कैसे हम कैसे देखे, वो माँ कैसे देखे अपनी बेटी की शक्ल, वो भाई कैसे देखे अपनी बहन की शक्ल, और 2 मासूम छोटे से बच्चे। अभी क्या बताया डॉक्टर ने, कितना खर्चा बताया? डॉक्टर ने खर्चा कोई नहीं है, लेकिन जो खिलाना पिलाना है वो बड़ा एक गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। इसको बहुत कोर्ट कचहरी थाना ये कोई आसान नहीं होता। मैं चाहता हूँ आप गरीब आदमी रोडों पे झाड़ू मारते हैं सर, हमारे से रह नहीं जाता। देखो रोज मेरे को छुट्टी भी नहीं मिलती है सर, हुकाम आपको सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ माँ जी आप अपनी बेटी के लिए, जो आप इंसाफ के लिए इस वक्त यहाँ बैठेंगी, बेटी का वहाँ इलाज हो रहा है लेकिन माँ जी यहाँ पे बैठी हैं सिर्फ बेटी के इंसाफ के लिए, आप कहें आला हुकाम से आप बात करें, आप अपील करें इंसाफ के लिए। मेहरबानी चाहिए जो आपको जो भाई हमारे साथ इंसाफ करें। हमारी माँ उधर बैठ सकती नहीं है, वो देखो उसकी टांगों में दर्द है, इसकी डेली दवाइयाँ लेके आता हूँ, मुझे काम से भी छुट्टी नहीं मिलती है। हमारे काम वाले बोलते हैं जाओ उधर रह जाओ, जाओ आप इधर की ड्यूटी नहीं। ये बहुत बड़ी मुश्किल है। अम्मा जी आप बताएं, बेटी की हालत आपके ठीक नहीं है? तो नहीं है ठीक, और आपको ये इंसाफ भी चाहिए, पुलिस के पास भी जाना है, अदालत भी जाना है। इसको फांसी मिले। कितने पैसों के लिए करके गया ये? 2000 के पीछे बोलते 2000 रुपए के लिए अपनी बीबी को जला देते। मेहरबानी होगी जो आप लोग, सानिया साहब ने बहुत हमारी मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद करें। आप बहुत रोज आप दिखाएं, आप बार-बार। डॉक्टर्स ने कोई इत्तला, कोई उन्होंने तसल्ली दी है? कुछ डॉक्टर्स कहा है डॉक्टर्स ने कभी तक ठीक हो जाएंगे? बोलते 4-5 महीने लगेंगे। और उसके बाद का कुछ नहीं पता सारिम साहब, उसके बाद का कुछ नहीं पता। अभी भी कुछ नहीं पता, अल्लाह उसको जिंदगी दे, लेकिन जो कुछ नहीं पता पूरा ये गला पड़ा है उसका, पूरा ये हिस्सा, ये कंधा उसका पूरा गल गया है बुरी तरीके से। अब क्या होता है वो अल्लाह 2 दिन 2 रात हो गए उसको नींद नहीं आ रही, आवाज पूरे जल गए दिमाग का। पूरा वक्त अपनी बेटी के साथ? जी मैं अभी भी उसके पास, मेरे को और दूसरा बंदा नहीं, जरा मेरा उसको बिठाओ। किरण बहन इधर आने का मकसद को ये नहीं क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प चाहिए इनको, हमारे पास हम इनको हेल्प करेंगे, कर रहे हैं,
बात यह है कि इंसाफ चाहिए। अगर इसकी गिरफ्तारी होने तक के समय इनका साथ देना कि जब तक गिरफ्तार नहीं होगा समय इसको जो है लेकर के चलेगा, धी बहन के साथ ऐसा काम नहीं हो इंसाफ मिल जाए। नहीं सर, हम इसका कंप्लीट फॉलोअप देंगे। धी बहन के साथ हुए, कल को किसी और धी बहन के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो। और इस केस को हम लेकर चलेंगे, रोजाना इसकी बात करेंगे, रोजाना फॉलोअप्स लेंगे। पुलिस का रोल क्या रहा और क्या हो रहा है इस केस में, इस पर हम रोजाना बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह आप उनके भाई भी कह रहे हैं, आइंदा किसी के साथ ना हो, आइंदा किसी के साथ ना हो। बच्ची की पिक्चर्स, उस लड़की की, उस खातून की पिक्चर्स हम आपको नहीं दिखा सकते। सारिम साहब ने और खातून की जो वालिदा है उन्होंने खुद बताया कि वो कितने कर्ब में, कितनी तकलीफ में, और शायद आप इन बच्चों का एहसास कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए तो सही, मैं नहीं देख पा रही, मैं इस बच्चे को बिलखता हुआ नहीं देख पा रही, मैं उस बच्चे को परेशानी देख पा रही। इन्होंने अपनी माँ को नहीं देख, और आगे क्या होगा इनको नहीं पता है, लेकिन इनको इंसाफ चाहिए। अगर एक खातून को इंसाफ मिलेगा, सारिम भाई, एक शख्स को इंसाफ मिलेगा, तो फिर आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, सजाएं होती देखें। हमारे यहाँ जुडिशरी का भी अक्सर ना एक रोल होता है कि हमदर्दी दिखाते हैं मुजरिम के साथ कि चले बहुत हो गया, बहुत अरसे जेल में रह लिया। इनमें जो है ना मकसद मजलूम के साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और सारिम भाई, जिस तरह आप स्पेशली इस केस को लेकर चल रहे हैं, आप कह रहे हैं आप पूरी हेल्प करें, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए, इस पर आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ मैं ज़रूर ऐड करूँगा, सारिम भाई जब आवाज़ उठाते हैं ना तो उसका रिजल्ट निकलता है। आपको याद होगा कल हमने सफ़ा मरवा की बात की थी, जिनकी हालत अच्छी, आपने आवाज़ उठाई, देखें उस पर भी पहला कदम आपने उठाया था, बारिश का पहला कतरा आप थे, तो हमने देखा कि उसका रिजल्ट क्या निकला। इनके साथ आप खड़े हैं, समा टीम आपके साथ खड़ी है, पूरी कोशिश करेंगे कि इंसाफ मिले, और इंसाफ मिलना चाहिए। वो हमारी बहन है, वो हमारी भी बहन है, जिसके साथ ये हुआ है, किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो। जो किसी के भी पीछे भाई अपनी माँ बाप का ख्याल करे, और माँ बेटी अपना उसके माँ बाप का ख्याल करे, जो भाई अपना भाई घर को घर समझे, मतलब है अपने दुख नहीं दे किसी को। शरीफ बंदे मेरे बच्चे बोलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे साथ थे। अल्लाह बेहतरीन आगे पानी इन लोगों के लिए प्लीज मंगवाइए। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्विकली आगे बढ़ते हैं। इस मौजू पर जितनी बात करें उतना कम है, डोंट वरी, हम इसका फॉलो अप लेते रहेंगे। एक और मामला, एक और बात ऐसी है कि जिसके बारे में बात करना जरूरी है, वो आपका मोबाइल वाला मामला था। प्लीज आप थोड़ा सा बताएंगे। मोबाइल फोन से मुतालिक हम जरा आपको अपडेट कर देंगे। आज आई थिंक इट्स 13th डे जब मैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा, उससे कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये एक झलक आपके सामने रखते हैं कि कल शाम को बेटे के साथ टाइम मेरा कैसा स्पेंड हो रहा था। मेरा फोन पे कलर्स करने, इस पे कलर्स करने, ओके चले, आपकी बुक, आपके कलर्स, वाओ। मैंने मिरहा से पूछा मोबाइल फोन पे कलर्स करोगी, एंड द आंसर वाज नो। सो दिस इज माय सक्सेस, क्योंकि मैंने मोबाइल फोन छोड़ा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क किया, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मेरी बेटी भी फोन का इस्तेमाल ना करे। शी इज ऑफ 3 years और ये उसी तरीके से फोन इस्तेमाल कर रही थी जिस तरह मैं इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि बच्चे ब्लैंक पीस ऑफ पेपर होते हैं, उनमें वही रंग दिखता है जो उनके पेरेंट्स में होता है, उनके फैमिली मेंबर्स में होता है, क्योंकि वहीं से वो सीखते हैं, वहीं से वो कॉपी करते हैं। ये बात करते करते एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। बड़ा रिसेंट सा वाकया है। अमेरिका में एक टीचर ने रिजाइन कर दिया। पूछा गया आखिर क्यों रिजाइन किया, और लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद सैलरी का इशू था, कोई और दिक्कत या परेशानी थी, शायद कोई फैमिली का मसला था। लेकिन जब डिग आउट किया तो मालूम ये हुआ कि उस टीचर ने कहा कि पेरेंट्स इतने खराब हो चुके हैं, इतने स्पॉइल हो चुके हैं कि बच्चे उनकी वजह से स्पॉइल हैं, और पेरेंट्स क्योंकि केयर नहीं कर रहे, इसलिए इतने स्पॉइल्ड किड्स स्कूल में आ रहे हैं कि फिर टीचर के बस की बात नहीं रहती कि उन बच्चों को किस तरह से समझाएं, किस तरह से सिखाएं, जबकि पेरेंट्स या फैमिली ये एक्सपेक्ट करती है कि स्कूल जा रहा है बच्चा, जबरदस्त हो जाएगा, सब कुछ सीख लेगा, रूटीन में आ जाएगा, हर चीज मैनेज हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले बच्चा सीखता है माँ बाप से। तो घर में जो बच्चे हैं उनकी फिक्र करनी है तो अपनी जिंदगी से मोबाइल फोन का इस्तेमाल इतना कम कर दीजिए कि बच्चों पर उसका कोई नेगेटिव असर ना पड़े। जब हम फोन का इस्तेमाल बच्चों के सामने करते हैं, बच्चे उसे कॉपी करते हैं, और ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। लेकिन मैंने इसका बड़ा सा जबरदस्त हल निकाला कि जिंदगी से स्मार्टली इस फोन को बाहर निकाल दिया। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और जब मेरा से मैं सवाल करूं, फॉर एग्जांपल दोबारा पूछता हूं, मेरा फोन यूज करना है?
She said no. So this is my success. क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी, तो ऑल्टरनेट भी देना है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कहना कि नो आप यूज़ ना करें, आप बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करें। अगर फ़ोन का इस्तेमाल बच्चों का बहुत बढ़ गया है तो खूबसूरती से डिस्ट्रैक्ट करें। वो कलरिंग ऐप जो मोबाइल फ़ोन में है, उसका बेहतर हल ये था जो मैंने किया। इसी तरह बहुत से छोटे छोटे हल हैं जो आपने भी करने हैं, हम सब ने मिलकर करने हैं। तो मेरा ये 1 मंथ चैलेंज बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है और मुझे लगता है कि मैं इसमें हो रहा हूँ बहुत हद तक कामयाब, कि मुझे बहुत सा वक्त मिल रहा है बच्चों के साथ गुजारने में, और बहुत सा जो वक्त बच्चे गुजार रहे हैं बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हैं, अपना वक्त बड़ा पॉजिटिव उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बच्चों की जो एनर्जी होती है उसे पॉजिटिव चैनल आपने प्रोवाइड करना है, हम सब ने मिलकर प्रोवाइड किया। यस बेटे, दैट्स फाइन। तो कैसा लगा? बहुत जालिम, क्या कह सकती हूँ मैं, खुद भी मोबाइल छोड़ दिया, बेटी को भी छोड़ा दिया। ठीक है यार कोई बात नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ। आप आगे बढ़े, टेक ऑफ करें। एग्जैक्टली आपने मुख्तलिफ ममालिक में जहाज का टेक ऑफ देखा होगा, लेकिन हम आपको आज दिखाएंगे यूनान। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, ये फ्रेश थी तो मैंने इसीलिए बताई थी। और अब चूंकि हम ये बात कर रहे हैं कि नया क्या क्या है, जरूरी क्या क्या है और क्या हो सकता है पॉकेट फ्रेंडली, तो हम क्यों ना बात करें उस ब्रांड की जो नया नया आ रहा है और बहुत जल्दी छाने भी वाला है। You mean ट्रूली कोमल? ट्रूली कोमल, कोमल त्वचा। यस, कोमल रिजवी की हम बात कर रहे हैं। मेकअप ब्रांड ट्रूली कोमल इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो अब ये ब्रांड दीगर इंपोर्टेड मेकअप ब्रांड से कितना सस्ता है, कितना मुख्तलिफ है, कितना मुफीद है, वाकई कितना अच्छा है। अब सवाल ये है, और सवाल तो ये भी है कि कोमल है कैसी, और लॉन्च में कौन कौन है? मीरा जी भी थी लॉन्च में। ओके कोमल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? हम ठीक है। आप हम सब कैसे पूछेंगे, आप कैसे हैं? इतनी अच्छी लग रही हैं। कैसे लग रही है? मैं बहुत प्यारी हूँ। मैं सुबह सोच रही थी उठ के आइसिंग करूँ आंखों के नीचे, बिकॉज लाइक मेरी मेड ने, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे तो वो अपनी चप्पलों के साथ कड़क 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 4 बजे तक कर रही थी। मैंने कहा मैं मॉर्निंग शो में मैं पता नहीं कैसी लगूंगी, तो अब मैं जैसी लग रही हूँ वैसी लग रही हूँ मैं। मैं पूछना चाहता कोमल, बिफोर वी गो टू दिस प्रोजेक्ट, और क्या क्या कर रही हैं, और प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं? अच्छा, मेरा मैं जो इतने दिनों से इतनी शदीद फैन आपकी, आपको ऑन स्क्रीन भी देखना चाहती हूँ, बहुत सारी एक्टिंग करते हुए देखना चाहती हूँ। सो स्वीट, यू आर सो स्वीट। मैं एक्चुअली 2-3 मेरे जैसे फैंस के लिए बताएं। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, 2-3 साल से मेरी गलती है, मैं अमेरिका आगे पीछे आ रही थी, मेरा ग्रीन कार्ड का मसला चल रहा था, मसला तो क्या एक प्रोसेस चल रहा था। तो अब 2 महीने पहले मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हूँ। गुड न्यूज़। और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह इन द वर्क्स। एक मेरा नया गाना आने वाला है। यस, वो मेरी बर्थडे पे आएगा August 3rd। पहले से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और ऑब्वियसली वो बर्थडे जिसमें आप मुसलसल 5 साल पीछे चली जाती हैं। आय हाय, टू स्वीट। सब मेरी ब्यूटीफुल स्किन केयर लाइन का कमाल है। माशाल्लाह, चश्मे बद्दू। थैंक यू। आप भी, यू आर लुकिंग फैबुलस बाय द वे, एंड यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टू। अगर ना करें तो मैं कैसे मैं जाऊं फिर? चलिए ठीक है। So yeah, I've got a new song coming and I've got this Truly Komal business which is keeping me really busy. कौन सा नया गाना आ रहा है? It's called Jogia. थोड़ा सा सुने? And अभी रिलीज नहीं हुआ है। थोड़ा सुना देना। But मैं 2 लाइनें सुना सकती हूँ। प्लीज। Okay. ये बाजी लेके इन्होंने पहले कह दिया। हाँ, I know. मैंने बहुत ही उससे कहा था, क्या कहते हैं, झूठे मुंह कहा था कि 2 लाइनें सुना दूंगी। पकड़ लिया, मैंने नहीं सुना है, प्लीज। ओके, 1 लाइन। आपने 2 लाइन कही थी। 2 लाइन कही थी आपने। ओके फाइन। ना हमारी ना आपकी। ओके फाइन। 2 लाइनें कंप्लीट। ये 2 लाइन थी तो 1 थी कोमल। ये कंजूसी थी कोमल। देखिए, अब ये वाकई में टीजर है। ओके, अब आप गाना सुनिएगा, August 3rd को इंशाल्लाह आएगा एंड इट्स अ गुड सॉन्ग। लग तो रहा है, महसूस तो हो रहा है। थैंक यू सो मच। और मुझे तो ना आपका जो होस्ट करने का स्टाइल था, मुझे तो वो भी बहुत अच्छी तरह से याद है। मुझे वो बहुत प्यारा लगता था। इनफैक्ट मैं तो आपके रीटेक्स वगैरह जो आप लोग करते थे ना, वो भी बार बार देखती थी। मैं क्या, बहुत सारे लोग ऐसा करते थे। ऐसा कुछ इरादा है? मुझे इतना शौक है होस्टिंग का, क्योंकि मैं बहुत एक रियल पर्सन हूँ और बातें करना और हंसना और मजाक करना, इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। तो आई थिंक पाकिस्तान का वन ऑफ द फर्स्ट मॉर्निंग शोज मैंने होस्ट किया था। आई थिंक हम चैनल चार्ट्स भी खवातीन में पहले आपने किए थे।
चैनल चार्ट्स, हाँ, MCC मैंने होस्ट किया हुआ है। Oh my gosh, yes, so I started my career with चैनल वी मैंने होस्ट किया है इंटरनेशनली। और जो चैनल चार्ट्स आप होस्ट कर रही थी उसमें कई हफ्तों तक आपका गाना टॉप 10 में था। Yes, 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 and that's how I got into music. Exactly. And you know what? It's like art एक ऐसी चीज़ है, हमने अपना टो यूं करके रखते हैं और फिर हम दलदल की तरह फ्लो हो जाते हैं। मैंने अब्बू से कहा था बस एक गाना करने दे, एक गाना करने दे। अम्मी कहती थी ना पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैंने कहा अगर तुम फर्स्ट आओगी तो तुम चलो एक गाना कर लो। फिर मैंने कहा कि नहीं एक ड्रामा छोटा सा रोल है करने दे। एंड अब्बू मेरी साइड लेते थे बहुत, क्योंकि अब्बू मुझे पिक करते थे, ड्रॉप करते थे। तो अम्मी कह रहे हैं अच्छा चलो अब नेक्स्ट फर्स्ट आओगी तो कर लेना। मैं फिर फर्स्ट आ गई तो फिर मुझे करने दे। उसके बाद there was no looking back because you know how it is. आप एक दफा अटैच हो जाएं, आप नहीं छोड़ सकते उसे। नहीं छोड़ सकते क्योंकि लोगों की मोहब्बतें इतनी एडिक्टिव हैं। अच्छा अब तो आप देखिए कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं और उसमें भी होस्टिंग है। वो भले स्टेडियम के अंदर हो, भले टेलीविजन स्टेशन में बैठकर हो। अब तो रेड कार्पेट्स होते हैं, अब तो अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, हर किस्म की अब होस्टिंग होने लगी है। वो उन मकामात पे आपको देखना, उन इवेंट्स में आपको देखना। रेड कार्पेट्स मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। कोई दोस्त की किसी चीज़ की लॉन्च हो तो मैं मर के चली जाती हूँ। लेकिन मैं देखे कोमल आपकी लॉन्च पे सब कितने खुशी आए थे, वो लग रहा था। बट वो सब मेरे दोस्त थे, राइट? वो सब मेरे दोस्त थे। लाइक आई जस्ट फील कि अगर किसी चीज़ को मैं एंडोर्स नहीं कर रही हूँ या किसी चीज़ में मैं खुद शौक से कुछ इन्वॉल्व नहीं हूँ या ख़रीद रही हूँ या बिलीव करती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा प्रमोट करने में वो नहीं करती। और ये जो आजकल अच्छी सी मूवीज़ हैं, पिक्चर्स पाकिस्तान में मूवीज बन रही हैं, रिवाइवल हो गया सिनेमा का। मैं इतनी खुश हूँ कि पाकिस्तान में स्टैंडर्ड एंड गुड क्वालिटी मूवीज बन रही हैं और डिसेंट मूवीज बन रही हैं और लाइक हमारी पहचान जो है वो अब फिर बन रही है मूवीज से। सो एक्साइटिंग, इट्स सो एक्साइटिंग। और वो कौन सा रोल या वो कौन सा टॉपिक होना चाहिए जिसमें हम कोमल रिजवी को देखेंगे कि ये तो इन्होंने अपनी ख्वाहिश के एन करीब किरदार चूज किया है। मेरा ड्रीम है कि मैं फिल्म करूं। आई डोंट नो इफ इट्स टू लेट फॉर मी और नॉट। नॉट एट ऑल। मैं प्रोड्यूसर होंगी तो आप ही की होगी। डन। बट आई रियली वांट टू। उसमें डबल ट्रिपल रोल्स होंगे आपके। हाँ। The evil Komal. The happy Komal. The cute Komal. The stupid Komal. Anyway, just be a bit silly. But truly Komal. Truly Komal. Yes. Komal cream लगाऊंगी बैठ के टीवी पे. But ideally, my ideal role is कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज वाला रोल। आई मीन वाइट साड़ी पहन के बारिश में दरख्त के इर्द गिर्द भागना, दैट्स नॉट माई सीन एट ऑल। फूल आ रहे हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, बेल्स बज रही हैं। आई मीन इट्स ओके टू बी आर्टिस्टिक एंड इट्स ओके टू हैव ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड ब्यूटीफुल डांस, लेकिन जो रोल है उसका जो मैसेज है उसमें जुल्म हुआ जा रहा है। या एग्जैक्टली। और वो कौन सी खबर है कि जो आपको सबसे ज्यादा आजकल मुतासिर करती है, जिसका इम्पैक्ट ऐसा होता है आप कहती हैं मैं कुछ हफ्तों के लिए ना न्यूज़ से, न्यूज़ चैनल से, न्यूज़पेपर से बिल्कुल दूर हूँ, मैं नहीं कुछ भी देख सकती। जिसकी वजह से थोड़ा सा घबरा लेती हैं। डिस्टर्बिंग है कोई चीज़। मैं खून खराबा बिल्कुल भी नहीं देख सकती। एनीथिंग जिसमें जो ग्रूसम हो या बहुत ज़्यादा उसमें खून हो वो बहुत मुश्किल से देखती हूँ। मैं तो कुर्बानी नहीं देख सकती। और एनिमल्स पे जुल्म भी मुझसे मैंने बहुत दफ़ा इवन गोश्त भी छोड़ने की कोशिश की इस चक्कर में कि मेरी वजह से जाने नहीं जाए। लेकिन मुझे अपना स्टेक बहुत पसंद है। सो या चाहे वो कहीं लगा हो। या एग्जैक्टली। सो आई बेसिकली get very affected, अगर बच्चों पे जुल्म हो रहा हो या तो मैंने काफ़ी इस सिलसिले में कैंपेनिंग भी की है। वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे टैफ है, जैसे अमन टेक फाउंडेशन है, दोनों के साथ शूट्स किए हमने। आप लोगों को तो पता है कि पाकिस्तान का जो एज ग्रुप का सेगमेंट है, हमारे जो 20s की जो यूथ है पाकिस्तान में, वो पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो 20s की है और वो वेरियस रीजंस की वजह से वो स्कूल नहीं जा सके, वो पढ़ नहीं सके, तो वो फारिग बैठे हुए हैं। आप सोचें एक 25 साल का लड़का जिसको जॉब नहीं है, उसकी एजुकेशन उसको व्हाटएवर रीज़न की वजह से नहीं मिल सकी, वो क्या करेगा? वो यही हरकतें करेगा, राइट, जो कि नेगेटिव हैं, राइट। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं
ये आई मीन एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई मीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग लोग पता नहीं क्यों उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। यू नो लाइक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप घर पे बैठी हुई वो हाउसवाइफ जिसका मियाँ उसको पैसे नहीं दे रहा है या वो काम नहीं कर रहा है या व्हाटएवर द रीज़न इज़, वो खुद अपनी सिलाई करके या कुछ खाना बेच के कुछ सीख के कुछ कर सके, अपने आप को पढ़ा सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, या वो बच्चा जो कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास इट्स टू लेट फॉर हिम टू एक्चुअली गो टू स्कूल। तो टैफ और अमन टेक और सीड, ये जितने भी फाउंडेशंस हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के, मैं कहती हूँ कि स्पेशली ईद आने वाली है, आप सब चैरिटी देंगे, आप अपनी ज़कात देंगे, सदका देंगे, व्हाटएवर, तो वो तो आप करें जो आप करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा इन फाउंडेशंस के लिए भी निकालें। और जब हम बात करते हैं, जब आप बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके जैसे खूबसूरत ख्यालात हैं आपके माशाल्लाह। जब हम बात करते हैं कि हम पैसे से किसी की मदद करें तो हम इस चीज़ को कहीं कहीं भुला जाते हैं कि हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो, हमारा वक्त भी किसी को चाहिए होता है। आई एग्री, बट वक्त सब नहीं निकाल पाते हैं। किसी के 4 बच्चे हैं, कोई वर्कोहॉलिक है, कोई बाहर रहता है। वक्त बेशक ज़रूरी है, लेकिन जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग है, इसमें जैसे मैंने तो खैर बहुत दफ़ा विज़िट किया है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल क्या करेंगे वो विज़िट करके, राइट? अगर जैसे आप किसी स्पेशल नीड स्कूल जा रहे हैं, या आप कुछ टीच कर रहे हैं, या आप बेबीज़ का जो हॉस्पिटल का, जैसे मैंने डायबिटीज़ वार्ड NICH विज़िट किया था, तो उसमें आप जाएं और आप बातें करें या वॉलंटियर करें, तो ये सब इज़ रियली गुड, बट 99% of the people you know very well, they're not going to go. तो it's better कि आप ऐसी चीज़ लोगों से मांगे जो वो कर सके। 100 रुपए भी दे सकते हैं तो ज़रूर दें। That's truly कोमल। That's truly कोमल। थोड़ा सा वैसे मैं चाहूँगा कि हम इस पर भी बात कर लें। ये वाकई जेब पर हल्की है? अच्छा, तो इसकी सबसे मैं क्या है? और क्वालिटी हल्की नहीं है। नहीं, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ, ठीक है? मैं स्किन केयर से ऑब्सेस्ड हूँ, बचपन से ऑब्सेस्ड हूँ। जब लोग सेव कर रहे होते थे फॉर क्लोथ्स, फॉर बैग्स, मैं सेव कर रही होती थी फॉर क्रीम्स। लाइक लिटरली मुझे ऑब्सेशन है फेस क्रीम्स, फेस ऑयल्स, फेस सीरम्स, हेयर प्रोडक्ट्स, बॉडी प्रोडक्ट्स, यू नो, आई जस्ट लव इट। तो मैंने एक बात नोट की कि भाई जो कि बहुत प्योर चीज़ें हैं, गुड क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी चीज़ें हैं, वो मुझे बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। 15,000, 10,000, 20,000 रुपए की एक क्रीम, इट्स रिडिकुलस, यू नो, एवरीवन कांट अफोर्ड इट। और जो सस्ती चीज़ें हैं, जो 300-400 रुपए की क्रीमें हैं, जिसमें ब्लीच है, उसमें मर्क्यूरी है, उसमें लेड है, उसमें टॉक्सिन्स हैं, उससे आपको पता है आपकी जो स्किन है वो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो आप जितने टॉक्सिन्स, जिसे कहते हैं जरासीमी जहर उर्दू में, सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स आप अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपनी स्किन से। तो अगर आप अपने स्किन का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अर्ली एजिंग। तो अ लॉट ऑफ पीपल मुझे देख के कहते हैं कि ओ आप you've maintained yourself really well, but the reason for that is because I take care of my lifestyle. यानी मैं अच्छा खाती हूँ, अच्छा सोती हूँ, पानी पीती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, उसके अलावा मैं अपनी स्किन का भी ख्याल रखती हूँ ना। इट्स अ कॉम्बिनेशन थिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं और स्टीम्ड चीज़ें खाएं तो आप एकदम से अच्छे हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स अ लाइफस्टाइल, यू नो। अब देखिए, अगर हम 20 साल पुरानी मार्केट की बात करें और अभी जो खवातीन हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी खास तौर पर बात करें, स्किन केयर की अवेयरनेस बहुत आ गई है यार जान। मैंने पूरी रिसर्च की है 2 साल। क्या स्किन केयर की अवेयरनेस ब्यूटी इंडस्ट्री के हवाले से सबसे लो है, क्योंकि लोग मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि लिटरली मुंह जैसे साबुन से नहीं धोना चाहिए, उससे बहुत ड्राइंग हो जाती है, अर्ली एजिंग हो जाती है। मुझे लगा प्रोडक्शन की बात कर रही हैं, कॉस्मेटिक्स की और स्किन केयर की। ये अवेयरनेस आप कंज्यूमर की बात कर रही हैं? मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। ओके, इट्स अ वेरी लो अवेयरनेस। एंड मुझसे लोग पूछते हैं कि मुंह किस चीज़ से धोना चाहिए, धोने के बाद क्या करना चाहिए। अब जैसे ये जो फार्मूला है, ये मैंने कनाडा में डेवलप किया है एक प्रॉपर टॉप नॉच केमिस्ट्स की टीम के साथ मिलके, ठीक है। इट्स हलाल कंप्लायंट, It's 100% cruelty free. Wow. को zero animal testing. इसमें मैंने प्योर, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। लोग जो पाकिस्तान में बहुत कहते हैं नेचुरल 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 नेचुरल, इसका मैं आपको बताती हूँ कि ना, अगर तुम मुँह पे एक स्ट्रॉबेरी मल लोगी, ठीक है, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ तुमसे कि मैंने 100 स्ट्रॉबेरीज का जो केमिकल है, जिसको एल एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी,
मैंने वो एलिस्कॉर्बिक एसिड एक्सट्रैक्ट करवाया है। मेरा ये सारे प्रोडक्ट्स स्पेन की लैब में बने। मैंने ये केमिकल एक्सट्रैक्ट करवाया, 100 स्ट्रॉबेरीज में से ये केमिकल मैंने जमा करके हाइपर कॉन्सेंट्रेट करके एक बॉटल में डाल दिया, और तुम रोज 3 ड्रॉप्स मुंह पे लगाओ तो तुम रोज एक स्ट्रॉबेरी मलोगी तो ज्यादा फायदा होगा, या वो कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल जिससे आपका फायदा होता है, समझ में आने वाली है। या सो दिस बेसिकली दिस इज माय बैग, ओके, एंड दिस इज द सीरम, ओके, बहुत कीमती फॉरेन ग्रेड। सो पाकिस्तान में पहली दफा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का ये सीरम आया है। स्टेम सेल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। स्टेम सेल्स बेसिकली उनकी फितरत में ये है कि वो ढूंढते हैं प्रॉब्लम्स और जाके खुद उसको फिर वो जाके उसको सॉल्व करते हैं। उनकी फितरत में कि वो देखते हैं कि अच्छा कहाँ प्रॉब्लम है, एंड देन दे ट्राई एंड रिजॉल्व द इशू। अच्छा ऑब्वियसली ये मेडिकल आपको कोई इशू हो तो वो नहीं है, उसके लिए कहते हैं कि अपने स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाए प्रोडक्ट्स में, ऐसा नहीं होता? हाँ, वो स्टेम सेल्स बॉडी स्टेम सेल्स होते हैं। ये बेसिकली फ्रूट स्टेम सेल्स हैं। सो दे आर कंप्लीटली हलाल एंड दे आर हार्मलेस एंड दे आर वेरी लाइट, क्योंकि कमर्शियल यूज का प्रोडक्ट है, प्रोफेशनल यूज का। हैवी पिंक कलर बता दे किरण को रही है, मतलब मैं इनकार ही समझूं। ये हैवी पिंक कलर और इसमें विटामिन सी है। हाँ, 3 ड्रॉप्स लगाने हैं। ये आपको महीने लास्ट करना चाहिए, अनलेस आप मेरी तरह हैं तो शायद ये आपको 1 हफ्ता लॉन्च में मनो लगाती हूँ, बट टेक्निकली ये मैंने बनाया इसलिए कि 1 महीने आपको लॉन्च करे। और इस तरह के सिरम, बिलीव यू मी, अमेरिका में इस क्वालिटी के सिरम्स $40, $50 यानी 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए के, और मैं ये सिर्फ बेच रही हूँ 1899 का। सीरियसली? उस पे भी मुझे सुनने पे मिलती है। इस बैग में क्या क्या कुछ है? अच्छा, एंड देन आई हैव पूरी नजर है किरण की ना, माय ब्यूटीफुल क्रीम। अच्छा, बेसिकली ये मॉइस्चराइजर है, ठीक है, और ये क्या करता है, इस पे लिखा तो वाइटनिंग है, लेकिन एक्चुअली इसका जो प्राइमरी नहीं बनाएगा, इफ दैट्स व्हाट यू वांट, ठीक है। मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ कि मुझे गोरा होना है, ठीक है। सबके ब्यूटीफुल, मैं तो कुंदन रंग की लड़कियाँ और जो सांवली लड़कियाँ हैं उनको भी बहुत खूबसूरत समझती हूँ, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे मुझे आप अगर करीब से देखें, मुझे यहाँ डार्कनेस है, यहाँ डार्क, लाइक हर इंसान को पिगमेंटेशन, गर्दन सबकी डार्कर होती है, तो इवन स्किन टोन एंड पिगमेंटेशन ये सॉल्व करेगा, ये आपको ग्लो देगा, ये आपको डीप हाइड्रेट करेगा, आपकी फाइन लाइंस को खत्म करेगा। एंटी एजिंग नहीं है, लेकिन 20s 30s में जो फाइन लाइंस शुरू हो जाती हैं वो खत्म करेगा। ये कराची का बड़ा मसला है, ये हो रहा है कराची में। हाँ, एग्जैक्टली। और ये आपको ऑब्वियसली इवन स्किन टोन करेगा, यानी आप फ्लॉलेस स्किन आपकी हो जाएगी, फ्लॉलेस स्किन, या। एंड देन अच्छा, और ये मेरा सबसे महंगा प्रोडक्ट है, ये इस टाइप की क्रीम जो है ना, बाहर स्पेन की जो मेरी लैब ये प्रोड्यूस करती है। मेरे पास 30 सेकंड्स है मेरे पास। 30, ओह शिट, ओके। सो इस तरह की क्रीम बेसिकली 15-20 हज़ार रुपए की मिलती है, और ये मैं बेचती हूँ सिर्फ 3200 की। वाओ, जबरदस्त। बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, There is the amazing sunblock जो सबको लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा सन जो है वो बहुत बहुत हार्श है, और ये हमारे एनवायरनमेंट से मुताबिकत रखता है। ये SPF 50 है, 98% UVA UVB रेज आपकी ब्लॉक करेगा। आप जल्दी बुढ़े नहीं होंगे, आपको कैंसर नहीं होगा, आपको कोई टॉक्सिक। लोग जल्दी बुढ़े हो रहे हैं फेस ऐप के जरिए। आजकल ये बड़ा अजीब ट्रेंड लगा हुआ है। अच्छा, मैंने ये फेस ऐप मेल फीमेल का किया हुआ है, जिसपे मेरी अम्मी का फोन आया था कि खुदा के लिए ये खौफनाक तस्वीर क्यों लगाई हुई है। मैंने कहा कि मैं एक दिन फेसबुक पे अम्मी अब्बू को ब्लॉक करने वाली हूँ। इन्हें सब पता चल जाता है। यस, एग्जैक्टली। सो दिस सनब्लॉक इज सो सेफ। इसमें रोज एक्सट्रैक्ट है, लैवेंडर एक्सट्रैक्ट है, कैमोमिल एक्सट्रैक्ट है, अमेजिंग। इसमें डेजी और वाइल्ड रोज एक्सट्रैक्ट है। इट्स रियली 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 गुड फॉर यू। ये बच्चे भी लगा सकते हैं। दिस इज 1+ बच्चे 1 साल से बड़े उम्र बच्चे, वो भी अगर बीच पे जाएं तो ये लगाएं, बेहतरीन है। इट्स जस्ट अमेजिंग। मर्द लगा सकते हैं। सीक्रेटली बाय द वे मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, क्योंकि मैं सेल्स भी मेरे जो पार्टनर हैं वो सेल्स देखते हैं, लेकिन 20% बायर्स मेरे मेल्स हैं। वो अब घर में लेकर जा रहे हैं ना, हो सकता है वाइफ के लिए। क्या करता है वो, सुबह चुपके से क्रीम नहीं लगाते, मुझे तो पता लगाते हैं, मुझे तो पता है, मैंने सेव कर रहा था उनको।
एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच कमल, आप सब मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बल्कि शो के एंड में एनर्जी हमारी बढ़ गई जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तो थैंक यू वंस अगेन। दूर है आप, वरना मैं हाई फाइव करती हूं दूर से हाई फाइव। तो मिलते हैं कल आपसे दोबारा नए मौजूआत नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।